बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। 2 दिन के बाद यकीनन वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमने और यानी कि मैंने और हलीमा ने जो है वो वीकेंड को बेहतर अंदाज में गुजारने की कोशिश ज़रूर की है। आपको बताएंगे हमने क्या किया था। अब मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करता है आप सब खैरियत से होंगे। वीकेंड की जहाँ बात हो रही है, तो आज जैसे ही मैं सुबह उठ के अपनी रूटीन बैक टू रूटीन आई, तो मैं हर बंदे के बारे में सोची कि अच्छा ये भी छुट्टियाँ गुजार के आया, ये भी छुट्टियाँ गुजार के आया। और मुझे ऑफिस पहुंच के ये रियलाइजेशन हुई, रास्ते में रश भी देख के मुझे लगा कि यार सबकी रूटीन ख़राब हुई हुई थी ना, छुट्टियां हुई हुई थी। मुझे रियलाइजेशन हुई कि छुट्टियां सिर्फ मैंने गुजारी हैं, वीकेंड सिर्फ मैंने कहीं और जाके गुजारा है। हाँ, लेकिन फिर भी हुमायूं मेरा बहुत कैथारसिस मेरा बहुत हो गया, क्योंकि एंजॉय किया है ना, तो वो इसलिए आपको दिन लंबा लगता है। आपको लगता है कि आपने बड़ा अच्छा गुजार लिया। अगर वो अच्छा वर्थ इट हो तो अच्छा होता है। जैसे कि मैं और हलीमा दोनों मरी गए थे। मेरा इरादा था अलग अलग मरी गए, और हालांकि इरादा मेरा था। नहीं, मैंने तो थर्सडे को यहाँ पे कह दिया था, बल्कि वेडनेसडे को। तुम्हें पता है मेरा तो उससे पहले था कि मैं आई विल गो समवेयर, लेकिन मैं तो हतमी कह दिया था। मैंने कहा मैं तो पागल हो रही हूँ। आई वांट कि मुझे एक हॉलीडे चाहिए। मतलब वो जो एक चेन होती है ना जिसमें आप फंसे हुए होते हो, एक साइकिल होता है जिसको आप मुस्तकिल गुजार रहे होते हो, उसको ब्रेक करने के लिए। और मैंने सिर्फ वहाँ जाके किया कि मैं सुबह उठी हूँ, एक अच्छा सा होटल हमने इसीलिए बुक कराया था ताकि ये ना हो कि भाई अच्छा थोड़ी सी देर के लिए सोना और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। मैं उठी हूँ, मैंने नाश्ता किया, मैं सो गई हूँ। फिर मैं शाम को उठी हूँ, मैंने बालकनी में बैठ के चाय पी, फिर मैं सो गई हूँ। मैं रात को उठी हूँ, फिर मैं माल रोड गई हूँ और मैंने 4-5 घंटे माल रोड पे गुजारे। तीनों दिन मैंने यही किया। अच्छा मेरा ये अच्छा था कि मैं सैटरडे को ही गया, मैं सैटरडे को वापस आ गया। हाँ, मेरी रात की ट्रिप थी। मैं चाह रहा था कि मैं जाऊं और बस रात को थोड़ी सी हवाएं ठंडी खाऊं, गप्पे मारूं। मेरा जो दोस्त मेरे साथ गया था उसके साथ मैंने जी भर के बातें की दुनिया की। फिर एक प्यारी सी बच्ची मुझे मिल गई जो कहवा बेचती थी। और वो बच्ची ये थी कि वो स्कूल भी पढ़ती थी, वो सुपारा भी पढ़ती थी, और उसका नाम है एमन नाम था उसका, और बड़ी खूबसूरत सी बच्ची थी। मैंने चाहा उसकी वीडियो बना लो, फिर मैंने कहा आई डिडंट वांट टू पब्लिसाइज हर स्टोरी। हालांकि वो बिल्कुल ओके थी, पर मैंने कहा नहीं, हर चीज़ या सोशल मीडिया के लिए नहीं होती है। जैसे कि कल एक बात मैं करूं, मिशी खान ने भी ये बात की थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि शराज की जो बचपना है, जो यूट्यूबर है, वो निकल जाएगा। उसके बाप ने भी कल यही कहा कि उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि शराज वो चेंजिंग, उससे बड़ी अजीब सी तब्दीली आ रही है, तो उन्होंने उसका यूट्यूब चैनल जो है बंद करा दिया। आज का टॉपिक बड़ा मजे का है। मैं 3 दिन से सोच रहा था, मैंने फ्राइडे को सोच लिया था। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ टॉपिक पे जाने से पहले कि पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं बहुत ब्लेस्ड हैं। सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पे एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है जहाँ जब आप जाते हैं मौसम बिल्कुल चेंज होता है, चीज़ें आपका खाने का दिल करता है। लिटरली जब से मैं वहाँ से वापस आई हूँ मैंने कुछ भी सही तरह से नहीं खाया, रात का खाना भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो अगर मौका मिले, आगे छुट्टियाँ भी बच्चों की आ रही हैं, तो ज़रूर आप लोग जो है ना वो जाएं मलिका कोसार मरी में। लेकिन जाने से पहले गश्ते तो फिर रस्ता ही नहीं ग्राए अच्छे हो ना। बहुत बहुत फिर गश्ते तो उठे हो ना, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ठंडी हवा उठे लबनियां निया मैडम। ठंडे लोग वैसे ठंडे नहीं, एक बात बताऊं, दिस इज वेरी ऑपोजिट। हमारी के लोग बिल्कुल ठंडे नहीं है, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है एज कम्पेयर टू अदर पंजाबीज। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बड़े गर्म दिमाग के लोग होते हैं। अब टॉपिक के बारे में बात करें तो गर्म लोगों की बात की जाए तो मैं 3 दिन से सोच रहा था कि घर का सरबराह कौन होना चाहिए। सरबराह से मुराद है घर को हैंडल किसको करना चाहिए। क्या आपको लगता है खातून ये किरदार अच्छे तरीके से निभा सकती है, या एक मर्द इसका जो रोल है उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके, उस सांचे में ज़्यादा अच्छे तरीके से ढलता है? ये सवाल आज क्यों रखा है? दोनों कर सकते हैं मेरे ख्याल में, दोनों बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एज वेल। मैंने ये देखा है कि कभी कभी दोनों बराबर तरीके से कर रहे होते हैं, मर्द भी सरबराह होता है और औरत भी सरबराह होती है। कुछ चीज़ों में वो लीड ले रहा होता है, कुछ चीज़ों में वो लीड ले रही होती है। लेकिन मेरा जो मानना है कि घर का एक सरबराह होना ज़रूरी है, somebody who is dominant, who is taking over। मुझे लगता है कि कोई एक का रूल ऑफ अथॉरिटी होना ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके घर में कौन था और आपको इस बारे में क्या लगता है?
या बचपन में लगता था कि मामा है, क्योंकि मामा वाज द वन जो ज़रा अप फ्रंट पे आके आपने हर चीज़ की इजाज़त उनसे लेनी है, सब कुछ ये वो। लेकिन फिर जब बड़े हुए तो पीएस थी, आपको पता था? हाँ, मतलब यही पर्सनल सेक्रेटरी थी। बचपन में लगता था कि मामा है, हाँ। लेकिन जब बड़े हुए आप तो एहसास होना शुरू हुआ कि मामा बहुत सारी चीज़ों में लीनियंसी भी कभी कभी शो कर देती थी। फॉर सपोज मैं ज़िंदगी में कभी किसी ट्रिप पे नहीं गई, ना स्कूल में ना कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं था। और मुझे लगता था कि मामा जो है वो नहीं जाने देती। और जब मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंची तो एक दफ़ा मैंने बड़े उससे मामा को मना लिया, और क्योंकि मैं मामा में सब फ्रेंड्स को जानती थी तो मैंने मामा को मना लिया। और जब मैं बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा ना का मतलब ना, बस कुछ नहीं उन्होंने कहा। कोई सही फ्रंट फेस है, क्योंकि मैं अपने बाबा को बड़ा समझती थी और मैं उनको पूरा प्लान बता रही हूं। कि अब्बू कहेंगे हाँ जा बेटी जी ले अपनी जिंदगी। मैंने कहा इनको तो मैं पूरा प्लान बताऊंगी कि ये होगा, ये होगा, ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो बाबा ने मुझे कहा कि नहीं बेटे, तो मैंने ना आगे से बड़े जिससे बच्चे लीडर नहीं हो जाते, मैंने कहा क्यों बाबा? तो बाबा ने कहा ना का मतलब ना है। तो ऐसे मेरा ना फ्रंट फेस पर, अच्छा। तो उस टाइम आपको पता लगता है। आपको पता चला कि अम्मा जो थी वो पीएस थी, पर्सनल सेक्रेटरी टू बाबा। और नहीं, मुझे लगता है कि मामा बहुत सारी चीजों में खुद ही मना कर देती थी, उनको पता था कि बाबा जो है वो नहीं मानेंगे। तो फिर जो है वो ब्यूटीफुल वुमन शी इज यार, कि मतलब आपको कभी-कभी अपने शौहर की खुशी के लिए बहुत सारी चीजों को डाला कि आपको लग रहा होता है वो ठीक है, लेकिन आप नहीं करते क्यों? अच्छा, अभी भी मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं और हमारा जो सर्कल है, उनको यही लगता है कि मेरी मामा जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है घर में और सारी चीजें, उसकी वजह से हम सारी बहनें भी बहुत डोमिनेटिंग है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा दूर के ढोल ही सुहाने होते हैं, वो जो हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। तो बिल्कुल इस पे आपने देखा हाउ आई मेट योर मदर? हाँ, वो हाँ। उसमें एक्चुअली इसी तरह की सिनेरियोज होते हैं कि उसमें आपको लग रहा होता है कि वो बंदी बहुत है, बंदी कुछ भी नहीं होती। उसका जो शौहर होता है वो ही इज द ओनली। जब वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी खुलती है तो आपको पता लगता है। अच्छा, मैं मेरे घर पे जो है मेरे वालिद साहब ऑफ कोर्स डोमिनेंट थे, बट माय मदर वाज घर का सरबराह। शी वाज एक्चुअली, बिकॉज अब्बा बाहर होते थे, डिप्यूटेड थे, तो अम्मा होती थी, तो अम्मा बहुत सारी चीजों की टेक केयर। हाँ, अम्मा वाज एक्चुअली वेरी डोमिनेंट एज वेल। अम्मा वाज वेरी डोमिनेंट। अम्मा से बड़े लोग घबराते थे। अम्मा खानदान में सबसे छोटी थी, लेकिन मजे की बात ये थी कि सब अम्मा से डरते थे और कहते थे मशवरा, कहते कोसी से लेंगे, कोसर नाम था उनका, कहते कोसी से लेंगे मशवरा, कोसी करते थे, तो कहते उससे लेंगे। तो आते थे घर, मतलब, और हमें भी अम्मा से डर लगना शुरू कर दिया कि खानदान में सब अम्मा से डरते थे, तो हम कहते यार कुछ तो है। हालांकि बड़ा लाइटली लेते थे शुरू में हम, पर जब हमने देखा कि द फैमिली टेक्स हर वेरी सीरियसली तो हम भी बड़ा लेते थे। मेरा दाद का बहुत अम्मा से डरता होता था। अम्मा ने एक होल्ड रखा हुआ था कि बेटा इजी हो जाए, टाइट पेज टाइट रखे हुए थे। अल्लाह जाने फिरदौस में जगह दे मेरी माँ को। अब जाते हैं पीला लड्डू कलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं आप कैसे हैं? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आज आप बारबी डॉल लग रही हैं। पीला लड्डू कलर। बारबी डॉल कैसी है ज़ैनब? मैं ठीक ठाक। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? वीकेंड पता ही नहीं लगता, गुजर जाता है। कहीं जाना चाहिए था ना, तुम्हें कहा भी था। नहीं, बस बहुत सारे काम थे जो पहले। दूसरा ये कि साथ 5-6 दिन काम खत्म नहीं होते जिंदगी में। काम खत्म नहीं होते। बताया था कि उनके जो हस्बैंड हैं साथ वो कराची गए थे और वो काफी दिन के बाद वापस आए, तो फिर उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल वी कैन अंडरस्टैंड। और अभी बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर कब है छुट्टियां बच्चों के भी? तो जून से शुरू हो रही है ना, पेपर स्टार्ट हो गए हैं। हां, 1 जून ही ऑलमोस्ट ये वीक क्लास। इज इट अ ब्लेसिंग और इट इज नॉट अ ब्लेसिंग? नहीं, ये ब्लेसिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक रूटीन बनी हुई होती है बच्चों की। फिर वो रूटीन खराब हो जाती है 2.5 महीने, और तंग फिर उनके पास कुछ होता नहीं है, एक्टिविटीज नहीं होती। मैं फिर यही कोशिश करती हूँ कि उनको जो है समर कैंप पे भेज दूँ ताकि उनके 2-3 घंटे वहाँ यूज हो जाए। फिर वो हमेशा यही सुनने को मिलता है हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें? क्योंकि अच्छा, ये तो वैसे आजकल के मुझे लगता है बच्चों का बहुत बड़ा जिंदगी का मसला है कि उनको आप चांद पे भी ले जाएं, वो 10 मिनट के बाद कहेंगे हम बोर हो रहे हैं। अच्छा, मैं पता है हंसा क्यों? मैंने कहा हम तीनों बोर होना चाहते हैं हमें दे दे छुट्टियां, हम बोर होना चाहते हैं, मैं बोर होना चाहता हूँ। They don't know कि बोर होना कितना मजे की चीज है। बोर नहीं होना चाहती, मुझे काम करना है। मैं होना चाहता हूँ। पहले मैं एक वीडियो देख रही थी दिलजीत दोसांझ की, बड़े इंडिया के मशहूर सिंगर है, उन्होंने कहा कभी कुछ ना करके देखो, बड़ा मजा आता है। मैंने कहा हम तो यही कर रहे हैं आज के। ना करो, लोग कहते हैं हम फारिग नहीं भाई बैठ के तो देखो, बड़ा मजा आता है। तो और बिलीव करो, मुझे बहुत माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे बोर हो जाते हैं। मैंने कहा आपको भी, और वो हंसना शुरू हो गई थी, बात सही कर रहे हो।
मैंने कहा हम मर रहे हैं बोर होने के लिए, हमें दो हम बोर हो। लेकिन पैसा भी आता है, अल्लाह का शुक्र है। ज़ैनब, घर में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग था, मदर थी या फादर थे? इस हमारा तो सिचुएशन या बहन भाइयों में से भी कोई हो सकता। हमारा ये था कि अब्बू हमारे साथ नहीं होते थे, वो एक तो आउट ऑफ कंट्री होते थे, दूसरा ये कि उनका जो जब काम आया तो तब भी आउट ऑफ सिटी ही वो होते थे। उनका रेस्टोरेंट था तो वो वहाँ पे सब, लेकिन अम्मा जो है सब अरेंज करती थी। अम्मा के बाद मतलब अब्बा के बाद जो है भाई हमारे सर पे जो है वो लाजमी उसका ऑर्डर होता था। सबसे बड़ा है, मेरे से 15.5 साल बड़ा है। तो 15.5 साल वो बहुत बड़ा है। तो वो उसका ये होता है कि अगर अम्मी से परमिशन नहीं मिली तो उससे पूछ लो। बड़ा सोच के काम करते हैं आपके अम्मी अब्बू मैंने बताया कि बाहर होते थे तो जब आते थे। हाँ, तो जब ये चीज़ थी कि भाई से परमिशन लेनी, और अम्मी का भी ये था कि बिजनेस था तो अब भाई और बहन ही पीछे जो है वो घर चलाते थे। तो मैं इस अम्मी और अब्बू के बाद जो है ना मेरे बड़े बहन भाई, लेकिन मेरे घर में अब ये है कि मुझे पता ये होता है कि कौन सा रूल और कौन सा स्टेप है जिससे साथ जो है वो कह देगा नहीं, तो मैं बच्चों को पहले ही बोल देती हूँ नहीं। वो अब्बू तक आते हुए अब्बू तक आते हुए वो उनका पहले ही हो जाता है कि अच्छा वो मैं परमिशन, लेकिन जो चीज़ मेरे सर से बाहर हो रही होती है तो मैं साथ को बता देती हूँ कि साथ ये सारी चीज़ है वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अगर मैंने नहीं कह दिया है तो साथ उसी वक्त नहीं कहेगा। और अगर साथ नहीं डर है नहीं, और अगर साथ ने नहीं कर दिया बच्चों के सामने तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे वो चीज़ हो रही नहीं है करने दो बच्चों को, लेकिन मैं उस वक्त कर देती हूँ कि नहीं, अगर बाबा ने कह दिया नहीं तो नहीं। अच्छा, आज बना क्या रही हो? आज है स्मोकी योगर्ट चिकन बन रहा है। स्मोकी योगर्ट चिकन जी, और इसमें कोयले का दम दिया जाएगा। हाँ, और दही जो है वो पकता नहीं है, थोड़ा सा पकता है, और ऊपर से फ्रंट पे इसको दम के वक्त जो है वो ऊपर से पोर किया जाता है, पकता नहीं है, मतलब उस तरह से कुक नहीं होता। और साथ में हम फिरनी बना रहे हैं, शाही फिरनी। ओह माय लॉर्ड, इसमें वो लगेगा वो सिल्वर कोटिंग? हाँ, मैं चेक करती हूँ क्या। शुक्रिया चांदी के वर्क लगेंगे इससे, चांदी के वर्क लगेंगे तो सोने के क्यों नहीं लगेंगे? बहुत सारे ज़ैनब लोग जो है ना फिरनी डब्बे वाली भी बना लेते हैं, तो डब्बे वाली फिरनी में और दूसरी फिरनी में क्या बेसिक फर्क होता है? मुझे लगता है वो एक लेस टाइप का फर्क। डब्बे वाली होती है, दूसरी वाली वाओ, वेरी गुड, ये इन्होंने मेरे से ही सीखा है, ऐसी बात नहीं है, ये मैं आंसर हमेशा नहीं एक देती हूँ ना। तो इस तरह से है कि जो डब्बे वाली होती है उसमें बहुत सारे एसेंस होते हैं जिसकी फ्लेवर की वजह से हमें ये लगता है कि अच्छा, एक तो वो जल्दी कुक हो जाती है, सारी चीज़ें पिसी हुई होती हैं, हम जो है स्टार्ट से ही स्टेप बनाते हैं, खुद से ही चावल पीसते हैं, और वो चीज़ होती है कि आपकी घर की जो बनी हुई चीज़ है वो कंपेयर आप डब्बे वाली चीज़ को नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये होता है कि इसमें खोया डलता है, डब्बे वाली फिरनी में खोए की ऑप्शन नहीं। और दोनों आज बना लोगे इंशाल्लाह? हाँ, चलो डालोगे। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप यू विल कुक समथिंग गुड फॉर अस टुडे। लेडीज जेंटलमैन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा शो जो है कम्प्लीटली, हम क्यों ऐसे चेंज हुए? क्योंकि इस अब हो गए, वैसे हम हुए क्यों थे वैसे। चलो ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि आपको पता है अच्छे तरीके से कि हमारा चैनल जो है वो इंफरटेनमेंट हम अपने मॉर्निंग शो में देते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ मिले। हम भरपूर कोशिश करते हैं, इसीलिए आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड फॉर मी टू प्रोनाउंस। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और वो एक निजी अस्पताल में जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज उनसे बातें करेंगे, गायनी के हवाले से बात करेंगे, PCOS के हवाले से बात करेंगे, आफ्टर जो बर्थ है उसकी क्या पोस्टमार्टम कहते हैं, पोस्टमार्टम जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ट्रीटमेंट्स होती है उसके हवाले से बात करेंगे, चाइल्ड बर्थ के हवाले से बात करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, वी हैव आमना महविश हैदर विद अस। डॉक्टर आमना हमें आज जो है अपनी जो चीज़ें हैं उनसे आगाह करेंगी कि कैसे गायनी में हम जो ख़वातीन का ख्याल रख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? प्लीज़ आइए, हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। आपको हमने जल्दी तो नहीं उठाया, आप इसी टाइम उठती होती हैं? अर्लियर 6 o'clock। अच्छा, आप इससे ज़्यादा जल्दी उठती हैं? ओहो, बेहतरीन हो गया। आमना, आइस ब्रेकिंग के लिए हम सबसे पहले अपना जो आज हमारा सवाल है हम वही आपसे पूछते हैं, घर में डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट मेरे ख्याल है थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव कॉन्नोटेशन में चला जाता है वर्ड। घर का सरबराह कौन है? कौन फैसले लेता है? किससे पूछना पड़ता है? किसकी दरबार में जाना पड़ता है कि खुदा के लिए इसकी इजाज़त दे दी जाए? तो वो कौन है? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने शो में इनवाइट किया है। ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आई थिंक जहाँ मुझे खुद सरबराह बनना होता है वहाँ मैं सरबराह बन जाती हूँ, एंड जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यहाँ
अब मेरे हस्बैंड को अब जो है वो तो वहाँ में उनको जी एग्जैक्टली। तो आपके घर में आपकी अम्मी अब्बू के टाइम पे हु वाज द वन जिससे माय मदर उनके दरबार में हाजिर होना पड़ता जी, था? अब्बू को भी? अब्बू वाज लाइक उनके कोर्ट में बात बहुत एंड में जाती थी। नहीं, मुझे लगा अब्बू को भी उनके दरबार में जाना पड़ता था अम्मी के कि मैं चला जाऊं अपनी बहन के घर। नहीं ऐसा नहीं था। ऐसे नहीं था बिकॉज़ माय फैमिली सेटल है वो कराची में। अच्छा। सो जो रेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स हैं वो थे केपी के साइड के। अच्छा। तो ये वाला इंटरेक्शन बहुत कम होता था, बहन के घर जाना या और रिलेटिव्स के। आउट ऑफ सिटी वो लोग रहते थे ज्यादातर लोग। और अम्मी डैडी भी थी आपकी? हाँ। डर लगता था अम्मी से बड़ा? बहुत, अभी भी लगता है। अभी भी लगता है। वो खौफ अभी भी अम्मी से पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आप पठान हैं? जी मैं पठान। तो पठानों में वो रिवायत है, हम पंजाबियों में तो है आंखें दिखाना, पठानों में भी है कि जब आंखें काफी होती थी, आंखें होती थी। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें अम्मियाँ उस चीज में शायद बच्चों के ब्रॉटअप के लिए सख्ती वगैरह करती हैं, जिसमें फादर फिगर जो हैं वो थोड़े अनइंटरेस्टेड से होते हैं, नॉन इंटरेस्टेड से होते हैं कि अच्छा ठीक है खाना फलानी चीज खा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं खा रहे तो भी ठीक, लेकिन मदर जो है वो बड़ी कंसर्न्ड होती है और पुराने जमाने की बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मुझे लगता है सही भी था बहुत सारी चीजों में। बिल्कुल ऐसी चीजें होती है ना घरों में होती हैं। अगर मैं अपने घर के बात करूं तो मेरे घर में भी मैंने यही सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा, अब दैट्स नाइस। मुझे कहा गया कि आप पे जुर्माना पड़ गया कि मैं जो है वो यौन करो। मुझे एक्चुअली ये हुआ, हमेशा वीकेंड के बाद होता है, मेरा मंडे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं संडे को इतना वो कर रहा हूँ, पार्टी तो नहीं कह सकता यहाँ पे, तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। अब आपके पास हम पहला सवाल लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। सबसे पहले गायनी के हवाले से बात की जाए, जो फ़र्क ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी प्रोनाउंसिएशन ये मैंने पढ़ना शुरू किया कि ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनी में थोड़ा फ़र्क है। ऑब्स्टेट्रिशियन इज द ट्रीटमेंट, ख्याल रखना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है, और गायनेकोलॉजिस्ट इज द बिगर पिक्चर, ठीक है? तो अगर हमें भी आप समझा दें होता क्या, ताकि दो लोगों को पता लग जाए। मैं दोबारा सवाल ये कर देता हूँ, ऑडियंस को पता चले कि गायनेकोलॉजिस्ट होते, गायनी जिसे कहते हैं, और गायनी के बाद ऑब्स्टेट्रिशियन आता है। गायनी इज द बिगर अम्ब्रेला, उसके नीचे आता है ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी कि ख्याल रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आप समझा दें प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं वो आ जाते हैं ऑब्स्टेट्रिक फील्ड में। और इसके अलावा जब आप किसी इश्यूज़ की बात करेंगे, जैसे बच्चियों में मसाइल हैं या ख़वातीन में मसाइल हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की चले हम बात कर लेते हैं, या इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, या कोई भी अदर गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स हैं, जिससे ख़वातीन बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आती हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड मेनी अदर इश्यूज़, इन्फेक्शंस एटसेट्रा, वो गायनी की डोमेन में आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और ऑब्स्टेट्रिशियन होता है कि आपका रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी ऑब्स्टेट्रिशियन में नहीं आती है, नहीं वो नहीं आती। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं, बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है वो सवाल अब हमारे दिमाग में गर्दिश करना शुरू कर गए हैं, क्योंकि आपने बड़ा बेहतर तरीके से बताया है दोनों चीज़ों का। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो आजकल, थोड़ा सा मैं आज के हवाले से बात करूँगी ज़माने के, शादियाँ लेट हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर थोड़ा सा आ जाता है ये इशू के जी थोड़ा सा पहले आपस में एक दूसरे को देख लें, क्योंकि कंपैटिबिलिटी का बड़ा इशू होता है। फिर उसके बाद जो है हम इस तरफ सोचेंगे टू बीइंग अ पेरेंट और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो है वो जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अब हो नहीं रहा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपकी एज जो है वो 32 हो गई, 33 हो गई है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके बारे में जो है, particularly for women this age. I want to know this also. ये आपके सवाल में पूछना चाह रहा हूँ, क्या ख़वातीन में ये बात सच होती है कि आप एज क्रॉस कर जाए तो उसके बाद? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो सवाल है ये मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब जो है वो थोड़ा बेहतर तरीके से हमें समझाने की कोशिश करें, डिटेल में। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सब में हलीमा और हमारी के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है या ये सच है, ये तो डॉक्टर साहिबा ही बताएंगी आप लोगों को, कि 32-33 में भी कभी कभी कंसीव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और फिर जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बड़ी सारी लड़कियों को मैंने कहते हुए सुना है, डॉक्टर साहिबा ने तो बड़ा डांटा है, बड़ा बेइज्जत किया है हमारे मियाँ को।
लिटरली ये कह रही होती है, बड़ा बेइज्जत किया है जी उनको, डॉक्टर साहिबा को तो तमीज़ ही नहीं है। तो वो आपके लिए कह रही है ना, उनके अपने बच्चे तो हैं, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। बाकी क्या डॉक्टर साहिबा 33-34 भी मुश्किल हो जाता है कंसीव करना, या आगे जाके मुश्किल है? क्या नंबर है, आपने ज़रा वाज़ेह करके बताया। जी ये बिल्कुल ठीक बात है कि विद द एज ओवेरियन रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है। आम जुबान में आप कहेंगे एग्स, अंडादानी से अंडा, ओवरी से एग रिलीज़ होना जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हर साइकिल के साथ, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आपके एग्स डिप्लीट हो रहे होते हैं। यानी कि हर महीने आप हर महीने एग्स जो है एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो बर्थ पे उनका लेवल दूसरा होगा, प्यूबर्टी पे उनका लेवल कम हो जाता है, फिर विद एवरी साइकिल वो मज़ीद कम होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंसीव करने में इश्यूज़ होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कंसीव करने में इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैंने पूछनी थी, बहुत सारी लड़कियां जो है ना मिसाल देती हैं कि हमारी मदर को ना 45 में भी हो गए थे और हमें जो है वो अब कहा जा रहा है कि अब ना किए तो नहीं होंगे, तो ये क्या चीज़ है? बिल्कुल ये ठीक बात है। देखिए जब हमारी मदर्स का जो दौर था उधर उस टाइम डाइट दूसरी तरह थी, उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं थी, वो घर का काम काज भी इतना उनका हो जाता था कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी हो जाती थी। हम लोगों का इशू ये कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और हमारी डाइट्स उस तरह की नहीं है जिस तरह पहले ज़माने में होती थी। हम खा रहे हैं ब्रायलर चिकन, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, शॉर्मास। हमारा जंक फूड जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा। और वेट गेन इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न जो इनफर्टिलिटी कॉज कराता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, PCOS के बारे में हम बात करेंगे। एक तो ये बताइए एक बार फिर, क्योंकि हम बहुत दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बड़ा एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है पाक साउथ एशिया में स्पेसिफिकली। तो एक तो PCOS होता क्या है और ये किस तरह होता है, और इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल जी, PCOS के बारे में मैं बात करूँगी कि जी पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अगर ये बेसिकली कंडीशन है कि जिसमें ओवरीज के अंदर, आम जुबान में से कहेंगे अंडादानी के अंदर छोटी छोटी पानी की अंडादानी, बच्चादानी यूट्रस होती है, और अंडादानी हम ओवरीज को कहते हैं। ये बीमारी ओवरीज से रिलेटेड होती है। ओवरीज में छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जिनको हम पॉलीसिस्ट्स कहते हैं। जब इनके साथ कुछ और अलामात शामिल हो जाएं, कुछ और सिम्टम्स साथ ऐड हो जाएं, तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बन जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं अब बात करूंगी सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के बारे में। जब बच्चियां आती हैं या ख़वातीन आती हैं तो वो कहेंगी, बताएंगी कि जी हमारे मेंसेस इरेगुलर हैं। अब वो इरेगुलरिटी किसी भी किस्म की हो सकती है। वो ये भी कह सकती हैं कि जी मेंसेस पहले आ जाते हैं डेट से, या वो ये बताएंगी कि मेंसेस डिले हो जाते हैं, 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, महीना ऊपर हो जाता है, 1.5 महीना ऊपर हो जाता है। कुछ ख़वातीन या बच्चियाँ ये कहेंगी कि जी सिरे से हो ही नहीं रहे। तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, नंबर 1। साथ इसमें जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं कि कुछ हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो इस लेवल के डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बॉडी पे इम्बैलेंस हो जाते हैं, कि बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, एक्नी स्टार्ट हो जाती है। बच्चियाँ बताएंगी या ख़वातीन कहेंगी कि जी मुंह पे दाने हो रहे हैं, और सर के बाल गिरना शुरू हो गए, एलोपेशिया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, बहुत सारी ख़वातीन। सॉरी, मैं चाहूँगा आपसे अगर होल्ड कर लें, ये होता क्यों है? ये जो आपने बताया कि बिकॉज आई एम गेटिंग एजुकेटेड माई सेल्फ एज वेल, ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये क्यों होता है? ये कोई बीमारी है? हार्मोनल चेंजेस, दिस इज वेरी नेचुरल। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इसमें डिफरेंट तरह की होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, इसमें 2 हार्मोन्स हैं, LH और FSH, वो डीरेंज्ड हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ क्या होती है इसकी तो मुख्तलिफ रीजंस है। जेनेटिक है, जेनेटिक हम बात कर लेते हैं कि जेनेटिक ओरिजिन है इसका, फैमिलीज़ में रन करती है। 50% ऑफ द फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव्स जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। अगर एक मदर को है तो उसकी बच्चियों में भी उनको 50% चांस है कि वो अफेक्ट होंगी इस चीज़ में। दूसरा फिर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम बात करेंगे अपनी डाइट की, सबसे बड़ा फैक्टर। सप्लीमेंट्स लेकर इसको ठीक करते हैं। इसकी मुख्तलिफ मैनेजमेंट पे अगर मैं इसकी बात करूँगी तो वो एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये इन चीज़ों के साथ हमें इसको डायग्नोस करना होता है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी पॉलीसिस्ट्स नज़र आने चाहिए। उसका क्राइटेरिया अलग है कि आपको एक अंडादानी में कम से कम 12 फॉलिकल्स चाहिए। 12 सिस्ट्स अगर आपको नज़र आ रही हैं तो यू लेबल दैट पेशेंट एज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, कहा था कि पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। बहुत सारी लड़कियों को ये कहा जाता है, मतलब जब डायग्नोज होता है वो कहा जाता है कि जी पानी की थैलियाँ बन रही हैं और ख़ुद ही से ख़त्म भी हो जाती हैं, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्या ये भी एक बीमारी है या ये कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है? ये हाँ, पॉलीसिस्ट्स नहीं होते,
वो दूसरी सिस्ट होती है जिनको हम या क्लियर सिस्ट कहते हैं या फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। इससे भी कोई इशू हो सकता है? नहीं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ खुद खत्म हो जाती हैं। अगर एक सिंपल सिस्ट है या फॉलिकुलर सिस्ट है और उसका साइज 5 सेंटीमीटर से कम है तो वो 3 साइकिल्स में नहीं 3 साइकिल्स में वो खुद ही रप्चर होकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, जो पॉलीसिस्ट्स हैं दे आर मल्टीपल सिस्ट्स। आपको ना एक पर्ल्स की तरह एक कंटिन्यूटी नज़र आती है कि जी तक क्राइटेरिया जो है वो है कि कम से कम 12 सिस्ट्स आपको नजर आए अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत सारी बच्चियों का मसला होता है मुसलमानों में ज़्यादातर है ये कि जब हम लोग उम्रे की नीयत से या हज की नीयत से जाते हैं तो हम दवाइयाँ लेते हैं अपने को रोकने के लिए, साइकिल को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं। तो जब वापस आते हैं तो वो साइकिल जो है वो 6-6, 8-8 महीने ठीक नहीं होता, उससे फिर आपको एक्नी भी होने लग जाती है, बाल भी गिरे। इस पे डिटेल पे आपने जवाब देना है। हम लोग यहाँ पे जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक कहेंगे एक बार फिर से आप लोगों को। एक और सुबह में मैंने सवाल पूछा था डॉक्टर साहिबा आपसे कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो हज या उम्रे पे जाते हुए दवाइयाँ लेती हैं साइकिल को स्टॉप करने के लिए, और उसके बाद फिर जब वापस आते हैं तो आपको नहीं हो रहे होते सही तरह से, उसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है, आपकी स्किन ख़राब होने लग जाती है और आप मोटे भी हो जाते हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक चीज़ नहीं आपके जिस्म से जिसका अखराज होना है वो नहीं हो रहा तो उसकी वजह से आप ओबेसिटी की तरफ जाने लग जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये कैसे ठीक की जा सकती है? क्या इसके लिए भी दवाइयाँ लेनी चाहिए या नहीं, थोड़ा छोड़ देना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, 6-8 महीने भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ठीक? अच्छा देखिए, जो मेडिसिन हम देते हैं इन सिचुएशन में वो हार्मोन्स होते हैं। यूजुअली हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो आपकी 10 भी तो देते हैं जी, प्राइमोल्यूटेन हार्मोन है बेसिकली ना, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है। सो डेफिनेटली जब आप हार्मोन लेंगे तो वो आपकी बॉडी में चेंजेस करवाएगा। वो उतने जितने अरसे तक आप टैबलेट लेंगे तब तक साइकिल नहीं आती, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम ही यही है कि वो जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो उसको उस लेवल तक लेके जाता है कि ब्लीडिंग ना हो। वंस आप प्रोजेस्टेरॉन छोड़ेंगे तो विदड्रॉल ब्लीड होता है, यानी जैसे ही आपने हार्मोन विदड्रॉ किया बॉडी से एंडोमेट्रियम शेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब चूँकि एक लंबे अरसे तक हार्मोन गया है आपकी बॉडी में तो उसके इफ़ेक्ट्स तो आएंगे। ठीक है। ब्लोटिंग होती है, साइकिल इरेगुलर हो जाती है, बाल गिरना जो आप बता रही हैं वो बहुत रेयर है लेकिन होता है। अब उसको हम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन के साथ नहीं रिलेट कर सकते, उसमें हमने ये भी देखना होता है कि कहीं पेशेंट में कोई आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं चल रही है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है बाल गिरने का। तो आइडियली हम ऐसे सिचुएशंस में मज़ीद मेडिसिन नहीं देते। हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इंतज़ार कर लें, आप वेट कर लें, 2 to 3 साइकिल के बाद आपकी साइकिल रेगुलर हो जाएगी। ठीक। अगर 2 to 3 साइकिल्स के बाद भी साइकिल रेगुलर नहीं होती तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको कि इज़ देयर एनी अदर रीज़न जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। हमारे पास कॉलर है, सादिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हुमायूं, हलीमा? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर होगी कॉल करते हुए लेकिन मेरी कॉल मिल नहीं रही थी। ओहो माजरत, बस अब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? बहुत नाराज जो है ना, मेरी कॉल नहीं उठा रहे। नहीं, नाराज मत हो आप, नाराज मत हो प्लीज़, नाराज मत हो। हम कोशिश करेंगे अगली दफ़ा से खुद उनको कह दें कि आपकी अगर कॉल आ रही है तो वो ट्रांसफ़र कर दें, इस तरह का कोई सिस्टम करने की कोशिश करते हैं, आप फिक्र ना करें। हलीमा, आपको पता है मैं जब तक अपनी बेटी से बात ना कर लूँ, अपने भाई से बात ना कर लूँ तो नहीं होता। मैं सारे प्रोग्राम देख के अपने दिल को तसल्ली देती हूँ, लेकिन जब बात नहीं ना होती तो बड़ी मायूस हो जाती हूँ मैं। सदके नहीं, आपने मायूसी तो गुनाह है भाई, आपके सामने अगर आपसे आपकी बात ना आप समझे वो अच्छा दिन है। मेरे तो घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे आजकल, कहते हैं बड़ा जहर लगता है। नहीं ना हुमायूं, आपको पता है कि जब बहन भाई छूट जाते हैं ना तो फिर आप लोगों का साथ है कि आपसे बात करके ना एक दिल को तसल्ली मिलती है कि
बंदा अपना दुख शेयर कर ले, कोई परेशानी जो है ना आप लोगों को बता के ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा मेका जो है ना वो आप लोग बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मुश्किल भी होगा हमारे लिए शो करना, क्योंकि हसनैन भाई आज जो है वो कान के अंदर है, अल्लाह माफ करे। अगर हम हंसे तो आप समझिएगा वो कुछ कह रहे होंगे। हसनैन भाई अभी सादिया, आपने बताना है आपके घर में सरबराह कौन था? जो घर का सब कुछ उससे पूछा जाता था, या वो घर सही तरह चलाता था, या उस पे सारी जो जिंदगी डिपेंड करती थी? जो मेरे वालिदैन का घर था उसमें मेरे अब्बू सरबराह थे। हर छोटे बड़े फैसले जो है ना वो मेरे अब्बू करते थे। सख्त थे या अब्बू नरम थे? नरम थे या सख्त थे थोड़े से? नहीं, अब्बू हमारे नरम थे और दोस्ती वाला तल्लक था उनका। इजाजत मिल जाती थी हर चीज के लिए? बेटियों के साथ खास तौर से, बेटियों के साथ बहुत दोस्ती वाला तल्लक था। और हमारी माँ स्ट्रिक्ट थी, वो बहुत सख्त थी। और आज हमें पता चलता है कि अम्माएं स्ट्रिक्ट होनी जरूरी है। तो इसीलिए जो है ना अपने घर में आबाद रहती है। क्या बात है, क्या बात है। अब्बू का जो था ना वो दोस्ती वाला तल्लक था। अब्बू हमारे जो है ना, मैं कह रही हूँ कि, और हमारी माँ जो है ना वो खिदमत गुजार थी। हमारियों में आपको स्टोरी सुनाऊंगी अपनी माँ की किसी वक्त जब टाइम होगा। इंशाल्लाह जरूर। तो आप कहोगे कि वाकई माशाल्लाह हमारी माँ जो ना बिल्कुल सफेद अनपढ़ थी, कोई वो नहीं थी, लेकिन वो खिदमत में ना बहुत ज्यादा अच्छी औरत। बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। कोई सवाल है आपका? आप कोई गायनी के हवाले से या PCOS के हवाले से कोई बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें? हमारे पास डॉक्टर आमना महविश हैदर मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? हमायूं, असल में मेरी आज लाइट नहीं है और मैंने फोन मिलाया है, मेरी लाइट नहीं है आज। और गायनी के हवाले से मैं क्या करूं कि मेरी जो एक बहू है वो, उनके ना 11 साल हो गए हैं, उनके औलाद नहीं है। अच्छा, आप रुकिएगा। डॉक्टर आमना कुछ पूछना चाहेंगी आप उनसे? कोई डिटेल लेना चाहें आप? उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र हमायूं है 35, नहीं 25 है। 11 साल से बच्चे नहीं हो रहे, तो क्या 14 साल में शादी हुई थी? बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी थी उन्होंने। ये बहुत छोटी है उम्र, बहुत छोटी। नहीं, निकाह तो हो गया था, लेकिन वो रखी हम लोगों ने अपने पास ही थी। फिर उसके बाद जो है ना बस ऐसे हालात थे, उनकी वालदा फोत हो गई थी, उनको कोई नहीं था। पास रखने से नहीं बच्चा होता, शादी के बाद होता है। चले ठीक है, पूछते। बहुत शुक्रिया। नहीं सादिया जी, हम जरूर पूछते हैं। बच्ची की उम्र तो अभी बिल्कुल ऐसी है कि अभी काफी साल हैं माशाल्लाह उसके पास। उसको नहीं, बट हाउ कम शी इज 14 एंड यू कैन गेट मैरिड टू हर? दैट्स नॉट राइट। देखिए पहले ज़माने में, लेकिन मैं इससे क्या कमेंट कर सकती हूँ? नहीं, तो मैं तो नहीं कह रहा कमेंट करने। मुझे अब got married at the age of 14? जी 14 साल। अगर वो कह रही है 25 साल की है और 11 साल से औलाद नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वो 14 साल की थी जब शादी हुई। कर लेते हैं, काफी लोग करते हैं इस तरह। जी। अर्ली एज, अर्ली मैरिज है। बच्ची को अभी तक नहीं हुई, बच्ची खुद बच्ची थी, अब थोड़ी बड़ी हुई है, 25 साल की। अल्लाह करे अल्लाह ताला अब उसको बचा दे। इसमें बहुत मैटर करता है कि बच्ची का वेट कितना है, और डेफिनेटली हमें इसमें सिर्फ फीमेल पेशेंट के टेस्ट्स नहीं देखने होते, हमें मेल पार्टनर को भी टेस्ट करना होता है कि आया उसमें कोई इशू तो नहीं है। हमारे दोनों का माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जी हमारे लोग कहेंगे कि बच्ची के या खातून के जी आप टेस्ट कराएं, खातून में इशू, ये कोई नहीं सोचेगा कि जी आपको मेल पार्टनर के भी टेस्ट कराने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का फिट होना ज़रूरी है। पेशेंट की का वेट बहुत मैटर करता है, पेशेंट के हार्मोन्स बहुत मैटर करते हैं। बड़ी डिटेल इसमें हमारी बात हो सकती है। विलिंगनेस भी तो मैटर करती है। हो सकता है बच्ची विलिंग, मतलब दोनों जो पार्टनर्स हैं और पेरेंट्स जिन्होंने बनना है, इट कांट बी वुमेन ऑलवेज। आपने शायद इसके भी करना है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि मेल के भी टेस्ट कराएं बाकायदा, और उसके बाद जो है वो पता लगेगा। हलीमा, जो मेल होता है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही आता है। मेल के कुछ इनिशियल टेस्ट जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करती हैं। अगर उनमें कोई इशू होता है तो फिर देन they go to urologist। हाँ, thank you very much। ठीक है, मिसेस फुरकान है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बाद आज कॉल लगी है मेरी। चले, देर आए दुरुस्त आए। बताएं, घर में सरबराह कौन था मिसेस फुरकान, और आपके घर में सरबराह कौन है? किसके हुक्म पे सब चलते हैं, किससे डरते हैं सब? मेरे घर में तो हमारे जो है मेरी वालदा थी, वालिद साहब बाहर होते थे। अच्छा। तो माशाल्लाह वालदा ही सारा कुछ देखती थी, और बहुत जहीन खातून थी, बहुत अक्लमंद थी वो।
हाँ, घर चलाती है, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड है सरबराह। अब आपके हस्बैंड से पूछूंगा तो मुझे लगता है वो कहेंगे आप हैं। वही मैं बताने लगी हूँ कि जब वो नहीं होते तो मैं होती हूँ। बच्चे डरते किससे हैं, आपसे या आपके हस्बैंड से डरते हैं? बच्चे मेरे से डरते हैं। ये पता है, मुझे लगता है कामयाब जो बच्चे हैं ना उनसे आप पूछें, वो अपनी माओ से डरते होंगे, उनकी माएं सख्त होंगी। हाँ, वो कोई बात हमारे मैं अपने बाबा जानी के कान में जाती हूँ, बाबा जानी हमने ये करना है। हाँ। अपनी मामा से पूछो पहले। हमने तो किसी को जानी ना बोला, किसी ने मौका ही नहीं दिया जानी बोलने के लिए। मेरे अब्बा भी अल्लाह माफ करे इंतहा सख्त। अच्छा, अब कहते थे मुंह मत्था मारे तो मारे किधर। हाँ। अम्मी मेरी गजब की सख्त, अब्बू मेरे उससे ज्यादा सख्त, और अभी भी बहुत सख्त हैं। तो मतलब फिर हमारे पास सिर्फ एक इंसान होता था, नानी। दोनों सख्तियों के बाद भी ये निकला है। तो हलीमा बहुत सख्त थे। हलीमा हाँ, थोड़ी छोटी एज थी, बहुत सख्त है। लेकिन फिर जब क्या 18 से ऊपर गए, फिर वो दोस्ती वाला रिश्ता हो गया उनके साथ ना, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये उम्र ऐसी होती है इंसान की कि इसमें इंसान भटक सकता है, इसलिए मैं थोड़ी सी सख्ती किया करता था। अच्छा, बकायदा बताया उन्होंने हमें कि बेटा मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल सख्त बाप मैं नहीं हूँ, लेकिन ये है कि करना पड़ता है जमाने को देख के। ठीक है, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे मिसेस फुरकान पीसीओएस के बाद? जी मैं पूछना चाहूँगी। जरूर पूछिए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी कि 8 माह पहले सी सेक्शन हुआ है मेरा, तो मेरा वेट बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो गया। 64 kg था, अब मेरा 42 kg रह गया है। इतना ज्यादा मेरा वेट है ना, वो लूज हो गया है। सी सेक्शन कब हुआ था? क्या करूँ? सी सेक्शन कब हुआ था आपका? मिसेस फुरकान होगी ना, मुझे फिर बताइएगा। एक सेकंड मिसेस फुरकान, आपसे कुछ पूछ रही है डॉक्टर आमना, आपका सी सेक्शन हुआ था वो कह रही है? कब हुआ था? कब हुआ था? 8 माह पहले, जुलाई में। 8 महीने पहले जो है आपका सी सेक्शन। क्या आपकी साइकिल रेगुलर है? जी नहीं, अब जब से यानी बेबी हुआ है ना, तब से मेरा ख्याल वो जो सिले में होता है वो हुआ है, उसके बाद नहीं। और आप बेबी मदर फीट पर है? जी मदर फीट पर है। और इस प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था? प्रेगनेंसी से पहले मेरा था 54, 53, 54 इसके दरमियान में था। ठीक है, अब ठीक है, आप बंद कीजिए कॉल, अब आपको जवाब बताएंगे। ये पूरा इशू आपने देख लिया, द एंटायर सिचुएशन इज फ्रंट ऑफ यू। मेरे ख्याल में आप कॉल बंद करके वो टेलीविजन के सामने जा चुकी होंगी। 20 किलो उनका वजन जो है वो कम अच्छा हुआ है। ये तो बहुत वरीसम बात है। ठीक है, मदर फीड पे जब बेबी हो तो माँ का वेट कम होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बजाते खुद एक बहुत अच्छा जो है वेट लॉस का जो है वो रीज़न है, लेकिन इतना ड्रास्टिक वेट लॉस इनको वर्कअप कराने की ज़रूरत है, फर्दर वर्कअप चेकअप कराने के लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं कि मुझे ये इशू हो रहा है। जी अच्छा, मैंने आपसे ये भी पूछना है, लोग बच्चा हो गया उससे पहले चक्कर लगाते रहते हैं, हर महीने चक्कर लगाते हैं, बच्चे के बाद एक दफ़ा भी उसकी शक्ल नहीं देखते गायनेकोलॉजिस्ट की कि भाई जाके उससे पूछ लें कि मैं ठीक हूँ, बच्चा नहीं बिल्कुल ये जो हो रहा है 20 किलो वजन कम हो गया बेचारी का। बेबी की जो बर्थ के बाद खातून को उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की, पोस्टपार्टम, क्योंकि उसमें डिफरेंट सिचुएशंस हैं, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, एक कॉलर लेते हैं, कुलसूम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल है आपका? लाजवाब, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले ये कि बहुत अच्छा आपका शो है, बहुत शुक्रिया। सेकेंडली जिसने ये खाने पीने का रखा है ना, उसके लिए हमायूं तो बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये हमायूं के लिए रखा है, ये रखा ही मेरे लिए उन्होंने, मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं कह रही थी मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी, हमायूं तो बड़े खुश हो रहे होते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ, यकीन माने जिंदगी में की खुशी। मैं सुन रही थी, मेरे अब्बू सरबराह थे पहले। अच्छा। मतलब जब वक्त बहुत सख्त होते थे। अच्छा। तो अभी मैं अपने घर में मतलब ज्यादा मेरी बात ज्यादा चलती है, मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं सऊदीया में। अच्छा। मैं ज्यादा बच्चों को जरा तो अगर हस्बैंड को कुछ पूछना हो वो भी आपसे पूछते हैं कि बहन को दे दूं? नहीं, ईद का जोड़ा एक दूसरे से, मैं भी उनसे पूछती हूँ हर बात, और वो भी मतलब मशवरा करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो बच्चों के साथ ज्यादा फ्रैंक है। अच्छा, आप क्या पूछती हैं हस्बैंड से कि अच्छी बात है ना, वरना बच्चों के साथ जो लोग दूर रहते हैं अगर वो भी बच्चों के साथ फ्रैंक ना हो तो वो जब छुट्टियां गुजारने आते हैं बच्चे कहते हैं जा क्यों नहीं रहे? नहीं, कुलसूम बाजी बहुत सख्त है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत डाडी है। तो यही मैं कह रही हूँ कि वो कह रही है अब्बू की बड़ी दोस्ती है बच्चों के साथ।
अच्छी बात है, अच्छी बात। तो ये मैंने ये इनसे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछा। जी जरूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरे ना असली में तकरीबन साल से ज्यादा टाइम हो गया है, मेरे जो मतलब ये मेंसेस है ना उनका मतलब सर्कल खराब हो गया हुआ है। मेरी 40 इयर्स एज है, तो मतलब ये है कि मेरे ज्यादा टाइम बहुत ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कमर में बहुत दर्द रहता है। तो इस तरह ना ये मतलब ये क्यों ऐसे हुआ है, तो कैसे मतलब ये ठीक है। मैंने गायनाकोलॉजिस्ट को भी चेक करवाया है, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है, वो कहती है 3 दिन बाद ये स्टार्ट कर लें, फिर 21 दिन बाद आप छोड़ दिया करें। तो मैं ये भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मतलब नहीं, सिस्टम नहीं सही हुआ। ठीक है, आप बंद कीजिए और टेलीविजन देखिए। थोड़ी देर बाद ना आंसर करिएगा। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद जो है वो आंसर अमन की कॉल ले लेते हैं। अमन की कॉल ले लेते हैं। आप याद रखिएगा, हमें ये तो मसला नहीं याद रहेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय कॉल। यू आर वेलकम। थैंक्स टू द टीम, आई थिंक ये टीम को क्रेडिट जाता है। जी पूछिए। मैं डॉक्टर आमना से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जरूर पूछिए। डॉक्टर आमना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप अमन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर आमना, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। ठीक है, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। ओह थैंक यू सो मच। आपको लगा नहीं आप कर रही हैं ग्रेट जॉब? थैंक यू सो मच। आपको लगा नहीं आपको कहेंगी? नहीं, आई कुडंट हियर हर, मुझे आवाज नहीं है। जी डॉक्टर आमना, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था अपनी सिस्टर से रिलेटेड। श्योर। मेरी सिस्टर इज अ डायग्नोज केस ऑफ पीसीओएस। ठीक है। और उनका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो डॉक्टर ने उनको वेट रिडक्शन के बारे में बताया, तो काइंडली जरा थोड़ा सा इसे गाइड कर दें कि ओनली वेट रिडक्शन रिक्वायर्ड होगा इस वक्त। अनमैरिड है, वो 22 इयर्स ऑफ एज में है, या फिर मुझे कोई मेडिसिन की तरफ भी जाना चाहिए? काइंडली जरा इस पे बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब दोनों सवाल हो गए, बता देते डॉक्टर आमना, ओवर टू यू। पहला सवाल था कि साइकिल जो है वो बहुत हैवी आ रही है जी, हैवी मेंस्ट्रुअल। जी, हम उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं एट द एज ऑफ 40 इयर्स। अब उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, हमें उनकी अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत होती है टू सी कि कहीं पेशेंट ने कोई पैथोलॉजी तो नहीं डेवलप की हुई। वो कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है जिसे हम रसौली कहते हैं, जी, कोई सिस्ट हो सकती है, सिस्ट क्लियर भी हो सकती है, कोई हेमरेजिक सिस्ट, डिफरेंट टाइप की सिस्ट होती हैं जो रीज़न बनती हैं इस तरह की ब्लीडिंग का। अल्ट्रासाउंड में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड क्लियर है तो ऐसे पेशेंट में हम रिकमेंड करते हैं बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। वो जो नीडल से होती है? नहीं, नीडल से नहीं होती, इसमें हम कैमरे के थ्रू अंदर जाते हैं यूट्रस के, और वहाँ से कैमरे में हम यूट्रस का कॉन्टोर और सब कुछ देख लेते हैं कि हमें कोई चीज़ सही है जी, हमें नेकेड आई से तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ साथ नहीं है तो हम एक सैंपल लेते हुए, यूट्रस के अंदर से एक छोटा सा सैंपल लेते हुए बाहर आ जाते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं। ठीक है। फिर फर्दर उसकी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो इट्स नॉर्मल तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ अल्लाह ताला उनको अपने तो अभी उन्होंने क्या करना है? अभी उन्होंने सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। अच्छा, वो कह रही मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आई होप उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया होगा, और चूंकि इसमें सेकंड ओपिनियन कुछ केस होता है कि आपको लेनी चाहिए, इसमें आई थिंक अगर अल्ट्रासाउंड क्लियर है तो ये एक बहुत रूटीन का इशू है। जैसे उन्होंने बताया कि उनको डॉक्टर ने एक टैबलेट पे डाला है फॉर 21 अच्छा, प्रोसीजर सारे सेम ही होते हैं? जैसे मैंने सेकंड ओपिनियन कहा है तो सारे प्रोसीजर सेम ही होते हैं कि इट कैन वेरी डॉक्टर टू डॉक्टर? इट कैन वेरी फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। कुछ जगहों पे कैमरे वाला प्रोसीजर अवेलेबल है, कुछ जगहों पे नहीं। हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं हम इसको, हिस्टेरोस्कोपी लाइक डॉक्टर होते हैं, लाइक डॉक्टर नहीं, बहुत सारे डॉक्टर सारे लाइक होते हैं, डॉक्टर सारे लाइक होते हैं, सारे लाइक होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। मैं एग्री नहीं करूंगी, देखिए नहीं, मैंने लाइक देखी। मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगी। पढ़ के एक एमबीबीएस भी, अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर भी है ना, तो वो 5 साल ख्वार जहाँ पे और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है, ज़मीन और आसमान। I have that, ये आप ना कहिएगा, माय मदर, और मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा। वो डॉक्टर, मेरी अम्मा को सिस्ट थी और उसने, अल्लाह माफ़ करे, उसने मेरी अम्मी को कह दिया कि आपको कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। और मेरी अम्मा ने धाड़े, वहाँ अस्पताल लोग देख रहे ना, मेरी माँ चुप हो, अल्लाह माफ़, धाड़े में बहुत फिट है वो, उन्होंने धाड़े मारना शुरू कर दी। मैंने कहा अम्मा खुदा के लिए सब देख रहे, कुछ तो करे। कहती है बस इंशाल्लाह बाप को कह दो ये चीज़ें कर दे, वो कर दे। मैंने कहा अच्छा बता दे पैसे रखे कहाँ हैं, वो बता दे कहाँ रखे। उन्होंने पैसे ना मुझे बताया, पर वो सबके साथ एक्सपीरियंस मैटर करता है।
जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है डेफिनेटली वो कभी किसी पेशेंट को डायरेक्टली इस तरह नहीं आप तो अच्छी डॉक्टर हैं, आपके तो इतने फिट बैनर लग रहे हैं आपके अस्पताल के, मैं देख रहा हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं। और दूसरी बात ये कि जो जैसा आपका प्रोफेशन है आप पे सूट भी नहीं करता कि आप अपने दूसरे, आपको पता है ये जिस अस्पताल में है वहाँ पे वो सारे जितने भी अस्पतालों के डॉक्टर थे वो सारे इन्होंने रखनी है, हर एक नई तस्वीर होती है। किसी पेशेंट को कैंसर की न्यूज़ ब्रेक करने का भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है हमारी मेडिकल। अमन की जो कॉल थी उसका भी बता दें। अमन ने डिस्कस किया अपनी सिस्टर का इशू कि वेट गेन ज़्यादा है। देखिए वेट गेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर डेवलपिंग PCOS। अब वेट रिड्यूस कैसे करना है? सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें आ जाती है। अच्छा। आपने अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल ख़त्म करना है। सबसे पहले तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक जो है वो जो आपका वेट है उसको मेंटेन तो करेगी लेकिन रिड्यूस नहीं करेगी। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स की उनकी वॉक हो कम से कम। सेकेंडली वो अपने डाइट से शुगर्स को कम करें, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ज़ीरो कर दें, प्रोटीन इनटेक अपना अच्छा रखें ताकि पेशेंट को वीकनेस ना हो। कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो करने पड़ते हैं। की चीज़ों की बात रोटी छोड़नी पड़ती है। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि अगर चावल तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं हम, शुगर्स भी मना कर देते हैं, इवन मिल्क पे भी हम कहते हैं करना पड़ता है टू रिड्यूस वेट। हम यहाँ पे कॉल लेते हैं, आपने ड्रा सा दिया। मिसेस रिजवान है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब नाकरे से। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हलीमा और हुमायूं, कैसे हैं आप लोग? लाजवाब लाजवाब। आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो बहुत मच। शुक्रिया। मेरी बात कर रही होंगी बट चले, बहुत शुक्रिया। जी और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं मिसेस और आप कैसी हैं? बड़ी वाली। ओह ठीक है। वाइफ नंबर 1। वाइफ नंबर 1। जी मैके में जिस वक्त हम लोग थे तो मेरे अबू जो थे वही सबसे बड़े सरबराह थे घर में माशाल्लाह। अच्छा। सारे फैसले वही किया करते थे। अच्छा। और अम्मी जो हैं वो जाहिर है हम सारे बहन भाई उन्हीं के मुताबिक किया करते थे। लेकिन अब जब शादी हो गई है तो यार अब मैंने सुनना है ये किसका हुक्म चलता है 3 लोगों में? रिजवान साहब है ना, वही माशाल्लाह सारे फैसले करते हैं और हम दोनों उनके हर फैसले पे मेरी बात सुने। नहीं मेरी बात सुने। शादी आपने उनकी जबरदस्ती दूसरी करा दी, ठीक है, और क्या कि मेरी वजह से मेरी खातिर आप कर लें। क्या आप रही हैं कि उनका हुक्म चलता है? सवाल ये सवाल मुझे नहीं अच्छा लगा। सवाल ये पूछता था आपका इलाका कौन सा? सुनिएगा, इलाका कौन सा आपका? नहीं हमारा इलाका सादकाबाद है। आप बताएं वहाँ पे कौन सा पीर है जिसके पास आपके हस्बैंड जाते हैं? अल्लाह माफ करे। नहीं वो असल में मसला मायो भाई इस तरह से है ना कि हमारे हस्बैंड जो है ना वो 3 बहनों के एक ही भाई हैं। अच्छा। तो उनकी शादी कराना मस्त था। देखे उन्हें हर तरह से अल्लाह ताला ने। मैं तो एक भाई हूँ मैं, मेरी तो पहली नहीं करा रहे। मैं अब तो 4 बहनों का एक भाई है, उसकी तो फिर 4 होनी चाहिए। सब एक के साथ मुकाबला कर लेगी। हाँ आप वो भी तुम जैसी बहन वही करते हैं। हम दोनों मिल के सारा उनका कर लेते हैं, फैसले मानते हैं। हम दोनों मिल के सारी ग्रोसरी करते हैं, कहीं जाना हो वो हमें लेके जाते हैं। वो शुफ वाले पीर के पास तो नहीं जा रहे? शुफ वाले पीर के पास कौन सा पीर है ये जो करा रहे हैं? मुझे भी बता दें। हमारी जिंदगी बड़ी खराब चल रही है। बहुत अच्छे हैं, यकीन करें बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे। इस तरह मिसाली है कि हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं ना तो यकीन करें वो मेरे लिए कपड़े पसंद करती हैं और मैं उनके लिए कपड़े पसंद। आप रिजवान की इतनी तारीफ कर रही है, मेरा दिल कर रहा है तीसरी मैं कर लूं रिजवान के साथ। इतने रिजवान बस चारों रहे मिलकर चाहिए। आप लोगों की दुआ होनी चाहिए कि आपने हमारे घर में वो मिसेस रिजवान। आमीन आमीन आमीन। आपने डॉक्टर साहबा से कुछ पूछना है? अब हाँ आपका तो बनता है सवाल कि दोनों आप बता रही थी। डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था। वो नाइला का नंबर आप लोगों ने नहीं दिया, वो जरा सेंड कर दीजिएगा काइंडली। जिससे पूछना चाहिए उससे पूछ दी। जो असल बंदा है पूछने वाला उससे नहीं पूछ रहे। नाइला हक का नंबर। अच्छा वैसे रिजवान मैं सच बता रहा हूँ, कोई सवाल है पूछ लें, आप लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह। ये डॉक्टर मुझे बड़ी फिट लग रही है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, ये बड़ा अच्छा बता रही है। अच्छा ये सेकंड वाली से बात करें जरा। सेकंड वाली मैं करती हूँ। 2 बीवी हैं। उन्होंने पीछे से कहा है कि मैं करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेस रिजवान? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप दोनों ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही हैं? रिजवान 2। अच्छा ये उसी हवाले से देखें, हम डॉक्टर के पास भी विजिट करते हैं। मतलब मेरे भी जो हार्मोनल टेस्ट हैं या सब कुछ है। आप ही का तो मतलब वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो खत्म हो चुका है। मेरे और रिजवान की रिपोर्ट्स मतलब बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स भी वही बात है, दवाइयाँ दे देते हैं हमें कि ये मेडिसिन खा लें, ये पीरियड के दूसरे दिन स्टार्ट करें, ये करें। मतलब मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड, वो जो अभी ये कह रही थी आई थिंक बायोप्सी कह रही थी, वो भी हो चुका है, सब कुछ है। मेरा
मतलब ट्यूब टेस्ट भी हो चुका है, सब कुछ क्लियर है। मिसेस रिजवान टू, एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर साहिबा कुछ सवाल पूछना चाहेंगी? मैं आपको बता दूं हिस्ट्री ये कि 2 बीवी हैं। मैरिड फॉर कितने इयर्स हैं? कितने साल हो गए शादी को आपके? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। ऑल टेस्ट्स आर नॉर्मल? सारे टेस्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है? हाँ जी बिल्कुल सारे नॉर्मल। और आपकी अपनी उम्र कितनी है? मेरी 37। अच्छा इतने खुशकिस्मत। 37। एज एक बहुत बड़ा मैटर। और वेट अच्छा आपका वजन कितना है? मेरा वजन अब बढ़ा है, कोई साल हो गया, मतलब 60 से अबव चला गया। पहले मेरा वेट मतलब नॉर्मल। अबव तो 90 भी हो सकता है। अबव कितना गया है? 60 अबव इतना वेट नहीं होता। 60 से अबव है। अबव तो फिर 100 भी हो गया। अच्छा 63, 62, 63 इतना वेट नहीं है। हमें वेट नहीं, हमें BMI निकालना होता है, बॉडी मास। और हाइट क्या आपकी? अकॉर्डिंग टू द हाइट। आपकी हाइट 60 आई थिंक इनके लिए ज्यादा है, जो मेरा अपना तजर्बा है। अच्छा, आप एज भी तो देखें ना, एज 37 आप कहाँ बैठते हो ताकि वो आपके पास एडवांस? मैं KRL हॉस्पिटल में बैठती हूँ मॉर्निंग में, और इवनिंग में मैं बैठती हूँ रावलपिंडी इंटरनेशनल हॉस्पिटल सादकाबाद। उनको ये तो करीब है जी, एंड संडेज तो बिल्कुल आपके नजदीक एडवांस इंटरनेशनल में। अच्छा मैडम, कितना पैसा कमा रही होंगी आप? नहीं, पैसा इतना इम्पोर्टेंट एक जगह से ब्रेक ये जो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो कहते हैं पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा हाथ की धूल, ये बातें वही लोग करते हैं। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद सवालों को शामिल करेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहे। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको प्रोग्राम में। यहाँ पर एक चीज़ कहना बड़ी ज़रूरी है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर इम्तियाज़, उनके वालिद साहब की तबीयत नासाज है। आप सबसे दरख्वास्त है, आज तक इस प्लेटफॉर्म पे हमने जो दुआ मांगी अल्लाह ताला ने कबूल की है, क्योंकि आप लोग शायद सब आमीन करते हैं। अल्लाह ताला इम्तियाज़ के अब्बू को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएँ। और इम्तियाज़ को ये पैगाम अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि हमारी तरफ से हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमेशा उसके साथ खड़े में। और प्लीज़ आपने लाजमी, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ोहर की, उसमें इम्तियाज़ के वालिद के लिए दुआ ज़रूर करनी है। वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बट ज़िंदगी का दस्तूर चलता रहता है, हमने प्रोग्राम जो है वो जारी रखना है। डॉक्टर साहिबा आपके पास आएंगे। हलीमा ने आपसे सवाल पूछा था जाने से पहले, और आपने कहा था वापस आके हम उस वाले से बात करेंगे। जवाब हो गया था। जी, मैंने बताया था कि एज उनकी ज़्यादा है, सेकेंडली उनका वेट ज़्यादा है। सबसे पहले अच्छा, तो वो ये जो कंडीशन होती है जिसमें मेल कभी आप कहती हैं कि मेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, उस टाइम पे आप ये बताइए कि किस स्टेज तक वो आपके पास आ सकते हैं और आप क्या ट्रीटमेंट मेल की करती है। लेकिन उससे पहले ज़ारा गुजरावाला से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपको हमारी आवाज़ आ सके। हम इंतज़ार कर लेते हैं 5 सेकंड, ताकि आपकी जो बात है वो सिर्फ हमारे साथ हो, और आप टीवी किसी और से कह देख ले। जी ज़ारा बताएं। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ज़ारा बताएं क्या कहना चाह रही हैं? आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है मैडम। बहुत शुक्रिया। आपकी केमिस्ट्री भी दोनों की बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, सलामत रही यार, बहुत शुक्रिया। मैडम से मैंने एक क्वेश्चन करना, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जी जरूर करें। जी डॉक्टर साहब से करें बात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे ना आई सर्कल बहुत ज़्यादा है, और मुझे ना एक्ने वाली स्किन है मेरी, तो वो डार्क जो है ना स्पॉट्स ज़्यादा रह जाते हैं उनके, उसके लिए कुछ बता दें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ना मेरी प्रेगनेंसी 6 मंथ में ना मेरी मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद से ना मेरा साइकिल जो है ना इरेगुलर हो गया है। अब हम जो है ना वो कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट आई हैव नॉट कंसीव्ड येट। साइकिल अब इरेगुलर है अभी भी? जी इरेगुलर है। और एज क्या है आपकी? मेरी एज 28। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। जी मैडम। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए तो ये अपनी डाइट पे ध्यान दें, नींद अपनी पूरी करें, और एक्नी के लिए ये इनको रूल आउट हमें करना पड़ेगा कहीं इन्होंने PCOS तो नहीं डेवलप किया, क्योंकि ये साइकिल की भी इरेगुलरिटी बता रही हैं और एक्नी भी बता रही हैं। ये दोनों जो हैं अलामात जो हैं वो इशारा करती हैं कि पेशेंट ने PCOS डेवलप किए हैं। और दूसरा जो उन्होंने मसला डिस्कस किया कि इनको मिसकैरेज हो गया था, अब वो डिपेंड करता है कि क्या रीज़न था उस टाइम।
वो इनकी गायनेकोलॉजिस्ट जो उस टाइम इनको अटेंड कर रही थी कि क्या रीजन बना था जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हुआ था। हिस्ट्री से बहुत सारी चीजें खुल जी बिल्कुल। फिर ऐसे पेशेंट्स जो भी बंदा इस तरह का कॉल करे वो या तो बता दे या फिर डॉक्टर साहब आप उस टाइम पूछ लिया करें, ताकि फिर हम एक एग्जैक्ट आंसर उनको दे सकें कि आप ये कर लो। अभी हम जरा कहते हैं कि ये हुआ तो ये और आप हमें क्लिक कर दीजिएगा कि मैंने इनसे सवाल पूछा। हमारे साथ महक है। महक, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। माया भाई क्या हाल है? ठीक है। लाजवाब लाजवाब। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हलीमा आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। महक अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी आप सुन रही हैं जी। मैं असल में मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे 7 साल हो गए शादी को और मुझे सिस्ट बताई है डॉक्टर ने ना। तो कौन सी सिस्ट मुझे स्टार्ट में मैंने साल महक डॉक्टर साहिबा कुछ पूछ रही हैं आपसे, जरा सुनिएगा। आपको कौन सी सिस्ट बताई हैं डॉक्टर ने? वो बोलते हैं कि ओवरियन है और कोई वाटर वाली जो होती है पानी वाली वो वाली सिस्ट है। कोई साइज आपको मालूम है उस सिस्ट का कि क्या साइज है? जी वो उस टाइम बोल रहे थे कि 5 mm की है शायद। तो उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, लेकिन अब मेरा खून का लेवल बहुत डाउन हो गया है, 6 पॉइंट पे आ गया है। और अब मुझे तो ताकत की दवाइयाँ और ये चीज़ें इसकी दे देते हैं ज़्यादा, फॉलिक एसिड वगैरह, तो उससे जिस्म भी फूलना थोड़ा शुरू हो गया है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मुझे कहाँ कंसल्ट करना चाहिए और मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है। कुछ पूछना है आपने डॉक्टर साहब? नहीं थैंक यू। बहुत शुक्रिया महक, सलामत रहिए। महक अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी अता करे। डॉक्टर साहब वो पूछिए मुझे कंसल्ट किसको करना चाहिए? इनको सबसे पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट इनके फर्दर टेस्ट करेंगे और ये जिन्होंने अपना हीमोग्लोबिन बताया 6, that is dangerous. That is dangerous. She needs admission. She needs blood transfusion. 12-13 होता है हीमोग्लोबिन या है ना? 12-13 होता है। ये बट I learned it from her. 7 से जब नीचे आ जाए तो फिर उसमें हम अलार्मिंग है। आप किसी भी वक्त बेहोश हो सकते हैं। एग्जैक्टली। और इससे आपका दिल कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। बिलो 7 हार्ट कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। सो ऐसे पेशेंट्स पंपिंग ऑफ द हार्ट जी एग्जैक्टली ऐसे पेशेंट्स को तो एडमिशन की जरूरत होती है। She straight away needs admission. और अभी डॉक्टर के पास फौरन जाके पहले वो आपको कुछ ड्रिप्स वगैरह लगाएंगे जो ब्लड की होंगी, उसके बाद कुछ दवाइयां देंगे जब आपका थोड़ा सा लेवल बेहतर हो जाएगा। अभी तो बहुत खराब है। और एक और चीज कि इन्होंने बताया कि 7 years of infertility ना, तो 7 years of infertility में इन्होंने कितनी कोई मेडिकेशंस ली हैं, नहीं ली हैं, कोई थेरेपीज ली हैं। ओवुलेशन इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हेल्प करता है कंसीव करने में। अब आई वांट टू हाईलाइट दिस। शुरू में जब मैं आया तो हलीमा ये सवाल पूछती थी और मुझे बड़ा अच्छा ये सवाल लगता होता था। सब मुझे कहेंगे फिर कहते हैं हलीमा अच्छा सवाल पूछती है। मुझे वो सवाल इसलिए अच्छा लगता था, आपसे मिलके मुझे ये अच्छा लगा कि हालांकि मैं बहुत गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी मुलाकात हुई है, मेरी अपनी फैमिली में पिम्स में वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। शी इज़ वंडरफुल ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है ये जो ट्रेट हलीमा ने शुरू में मुझे कहा था कि डॉक्टर के पास होना चाहिए, कुछ डॉक्टर्स इसमें होना चाहिए। व्हेन आई टॉक टू यू मुझे चीज़ें समझ आती हैं, हाउ पोलाइट यू आर, आप बड़ा तसल्ली बख्श जवाब देती हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे बहुत सारे इलाके हैं पाकिस्तान के जो ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। आप जैसे पानी की थैलियाँ करके बताती तो वो समझ आती मुझे से इंसान को भी जिसने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, ये बात मैंने इसलिए की है, देखें कि वो आपसे कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के लिए बहुत मैटर करती है, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा नाउ आई विल कम बैक टू द फर्स्ट थिंग, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ। पिंपल्स जो जवान लड़कियों को आते हैं, मैंने देखा मेरे घर में सिस्टर है वो आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम बूढ़े बुजुर्ग, मेरी नानी भी कहती है जवानी के दाने ने ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, हम उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। फेशियल हेयर अगर आ जाते हो कहते हो कोई नहीं बच्ची ये सानू भी आई थी लुई है, लुई ख़त्म हो जाएगी, तो वो इस तरह की बातें करके आप उसे टाल देते एंड दैट बिकम्स डेंजरसली बुरी चीज़ें। हो सकता है कोई नानी दादी हमारा प्रोग्राम अभी देख रही हो, तो क्या ये ठीक है क्योंकि पहले ज़माने में ये चीज़ें ऐसे ख़त्म हो भी जाए जी, इसे हम कहते हैं एडोलेसेंस। जब एडोलेसेंस से एक बच्ची एडल्टहुड में आ रही होती है, ट्रांजिशन फेज़ होता है ये, अगर उस दौरान उस बच्ची को एक्नी हो रही है या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है तो उसे फॉलोअप पे रखा जाता है। आप एक बच्ची को जिसे एक्नी है या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, PCOS जैसी चीज़ लेबल तब करते हैं मोर देन 2 years अगर वो चीज़ परसिस्ट करें। अच्छा, जी, अगर मोर देन 2 years परसिस्ट कर रही है शी डेफिनेटली नीड वर्कआउट।
उसको जाना है डॉक्टर के पास जाना और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना। उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाना है और उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाना है, दोनों के पास एट अ टाइम जाना है ताकि दोनों का इलाज हो सके। She should visit first. She should visit her gynecologist first. ताकि वो हालांकि अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी अगर आप जाएं तो वो भी आपको पहले सजेस्ट करता है कि पहले आप वहाँ जाएं, वहाँ से अपनी रिपोर्ट्स लेके फिर आप मेरे पास आएं। एक और चीज जो हमने शुरू में बात की, बीच में वो बात खत्म हो गई, मैं चाह रही हूँ ऐसा ना हो वो खत्म ही हो जाए और हम उसके बारे में बात ना कर सकें। जब बेबी हो जाता है उसके बाद क्यों ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना, उसको कंसल्ट करना कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब कौन सी दवाइयाँ लेनी है, मुझे अब दवाई अगर नहीं लेनी तो मुझे कौन सी खुराक लेनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है। वही हुमायूं वाली बात, हम अभी तक दादियों नानियों वालियों पे ही चले जा रहे हैं, हालांकि हमारा सब कुछ चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई, खाना चेंज हो गया, एक्सरसाइज चेंज हो गई, लेकिन हम चल रहे हैं कि पंजीरी खाओगे फिट हो जाओगे, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना और कब जाना चाहिए? अच्छा, एग्जैक्टली बर्थ के 1 वीक के बाद फॉलोअप विजिट होता है टू द गायनेकोलॉजिस्ट। वुमेन हेल्थ मैटर्स। पेशेंट जो है वो एक इतने बड़े प्रोसेस से गुजरती है बर्थ के, जिसमें उसमें बहुत सारी इश्यूज उसके होते हैं। वो ब्लीड इतना करती है कि आयरन डिप्लीट हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है, एचपी कम हो जाता है। तो हमें पेशेंट को डेफिनेटली एडवाइस करने होते हैं सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेबी उससे ले जाता है। अच्छा, तो पेशेंट जो है वो बहुत डेफिशिएंट स्टेट में होती है इस टाइम। ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको सप्लीमेंट्स दिए जाएं और वो सप्लीमेंट्स कंटिन्यू किए जाएं एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। लेकिन वो तभी पता चलेगा डॉक्टर के पास है कि आखिरी सवाल करने से पहले टाइम खत्म हो जाए। रीमा ने भी अच्छा बड़ा सवाल पूछा, आपने शायद सिर्फ सवाल किसी ने आपसे किया ना हो। एक प्रेग्नेंट खातून उससे पहले बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाती है, उसको कंपनी किसे करना चाहिए? उसकी सास को, वो साथ हस्बैंड या उसके हस्बैंड को? कितना जरूरी है? उसके बहुत जरूरी है, हस्बैंड की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। आप मुझे वजह पता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैंने देखा इसमें भी ये है, पहला जब फर्स्ट बेबी हो रहा होता है तब फिर भी तकल्लुफ कर लेते हैं जाने का, दूसरे तीसरे में वो 2-3 बच्चों को भी साथ लेके आई हुई होती है और खुद भी आई हुई होती है अकेली। तो मुझे पता है कितना जरूरी है, कितना जरूरी है शौहर का जाना। ये इतना ही जरूरी है जितना एक इंसान के लिए खाना पीना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि जो सपोर्ट हस्बैंड कर सकता है वो दुनिया का कोई और बंदा नहीं कर सकता। मेंटल लेवल उस औरत का बहुत डिस्टर्ब होता है उस टाइम पे। आप शौहर को बताते भी यू हैव टू हेल्प हर, एंड वो एक्सपेक्ट कर रही होती है अपने हस्बैंड से कि वो उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करे और उसको सपोर्ट करे। और आप यकीन करें कि बहुत सारी ख़वातीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस में जाती ही इसीलिए क्योंकि उनको हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं होती या फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होती। और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खातून को या एक औरत को ज़रूरत है आपकी। और ये ना करें कि नुदरत, अम्मी नुदरत को आज आप ले जाएंगी डॉक्टर के पास, नुदरत को आप लेके जाएं, आपने निकाह किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिटेल्ड मेटालिक इंट्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड विद यू। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे और आपके हस्बैंड को अगली बार हम बुला के लेकर आएंगे क्योंकि वो भी इज वेरी टैलेंटेड एंड आई हैव हर्ड कि ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर टू। सो हम लेडीज जेंटलमैन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे नए मेहमान। आप कहाँ जा रहे हैं? रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों ने गायनी के हवाले से बात की। असल में जब भी हम लोग बात करते हैं हेल्थ के हवाले से तो पता ये लगता है कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल और दूसरी हमारी डाइट की वजह से सारे मसले मसाइल जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गए हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स को नहीं हुआ करते थे। बहुत सारी नई बीमारियाँ आ गई हैं जो पहले के ज़माने में नहीं होती थी। लेकिन जोड़ों की बीमारी हमेशा से औरतों में ज़्यादा देखी जाती है। इसकी जो परसेंटेज है वो 65% है जो औरतों में बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं और मर्दों में कम होती हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो बताई जाती है, जिसने अभी डॉक्टर साहिबा भी बता रही थी कि बर्थ के दौरान जो है वो बहुत सारे जो आपके अंदर से कैल्शियम और विटामिन डी और ये सारी चीज़ें बच्चा आपके अंदर से कंज्यूम कर लेता है और आपको डेफिशिएंसी हो जाती है। और पहले के ज़माने में भी ख़वातीन अपना इतना ख्याल नहीं रखती थी और अभी तक वो रीति रिवाज जो हैं वो चले आ रहे हैं कि अभी भी ख्याल नहीं रखा जाता। कोई औरत अपने लिए अगर उठ के कहती है कि मुझे ख्याल रखने की ज़रूरत है और मैं तो ये लूँगी सप्लीमेंट्स और मैं तो डॉक्टर के जाऊँगी, तो फिर कहा जाता है कि ये समझ रही है कि दुनिया में इसी ने एक बच्चा पैदा किया और किसी ने कभी कुछ किया ही। ये चीज़ें होती हैं।
इसी बात के साथ मैं कनेक्ट करूंगा, कभी कभी कुछ चीजें होती है कि इट नीड्स अ सर्टेन स्मॉलेस्ट सोल्यूशन ऑफ इट। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने बात बहुत डाइवर्ट करो बट वो समझ आपको आ ही जाएगी कि जैसे कि अगर आपकी टांगों में भी दर्द है और सुबह उठ के अगर अपने पैरों को भी थोड़ा इस तरह मोल्ड करेंगे, लिटरली यू विल हैव अ गुड डे इन द मॉर्निंग, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव एन एजुकेशन अबाउट इट कि वो कैसे करना है। उसके करने के लिए आज हमने एजुकेशन के हवाले से ही बात करने के लिए हमने जिनको दावत दी है वो आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट हैं, पट्ठों और जोड़ों के जितने भी मसाइल हैं उनके हवाले से काम करते हैं, फिजियोथेरेपी भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है और लोग उसे क्यों कराने से कतराते हैं, उनको क्या लगता है कि ज़रूरी नहीं, ये मैं आज उनसे ज़रूर पूछूंगी। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से जी इनका ताल्लुक़ है, वहाँ पे अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज जी। डॉक्टर अखुंजादा एजाज जो हैं वो कैसे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वहाँ पे भी काम कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? हमने आपको सवेरे उठाया या आप सवेरे उठते हैं? आप लोगों ने उठाया। आप कितने बजे उठते हैं? आप कितने बजे उठते हैं? मैं 11:30 के अराउंड उठता हूँ, 12 बजे से। तो ये नसीब कहाँ से लाए आप? ऐसे नसीब हमें तो ना मिले। ये जब आप जॉब नहीं करते तो आप ऐसे नसीब लेके आते हैं। अच्छा, जॉब नहीं करते, ये बाकी सच है। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो आप शिफा हॉस्पिटल में नहीं? शिफा से मेरी ग्रेजुएशन है बेसिकली। ओके, आपकी ग्रेजुएशन, वो थोड़ा सा जो इंट्रो था, जो इंट्रोडक्शन था उसमें सिर्फ शिफा मेंशन था, तो आई थॉट कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर। बेसिकली वो जो जितने डिप्लोमास एंड कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशंस किए तो उसके साथ उनकी जगह लिखी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं, जब भी आप स्पोर्ट्स में जो आपको इंजरीज होती हैं उसकी रिलीफ के बारे में बात करते हैं, तो वी नेवर कंसिडर दीज पीपल एज डॉक्टर। हम कहते हैं उसकी जगह में ही बहुत घिसा पिटा सवाल है कि बड़ा अहम है कि हम कहते हैं मालिश वाले के पास चले जाएं, ठीक हो जाएगा। मालिश तो फिर भी एंड में आता है, आप कहते हैं कि बेटा यूँ करो यूँ करो यूँ करो, देखना ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो क्या उस यूँ करने से आपकी बहुत मेजर इंजरीज भी हो जाती हैं, आप बढ़ा भी देते हैं? सो कितना ज़रूरी हो गया है अब changing from a मालिश वाला to a doctor? You need to tell us that first. Basically, lack of awareness थी पाकिस्तान में स्पेसिफिकली पिछले 10-15 साल से जो है अवेयरनेस आराम से आ रही है कि जो इलाज बिलग़िज़ा है, इलाज बिलवर्जिश है, उसकी तरफ लोग जो है माइल हो रहे हैं। लोग मेडिसिन से, सर्जरी से आजकल जो है दूर भाग रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है सर्जरी के, मेडिसिन के क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक पेनारोल जब आप आजकल, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है कि जो भी मेडिसिन लेते हैं, जो भी सर्जरी कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर स्टडीज़ करते हैं। पहले ये चीज़ जो है हमारी रीच से आउट थी। दूसरी चीज़ ये तो वो आंसर हो गया जो आप चाहते हैं, और दूसरा आंसर मेरे पास है, अगर हमें मालिशी बोले हमें पैसे दे, बेशक मालिशी बोले। That's very nice. This is the right different answer we have got. अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जवाब आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। आपने बड़ा अच्छा जवाब। मालिश एक कंपोनेंट है फिजियोथेरेपी का जिसको मायोफेशियल रिलीज थेरेपी बोलते हैं, और आजकल मेजॉरिटी जो इस्लामाबाद में क्लिनिक्स है, क्योंकि बहुत बेसिक फिजियोथेरेपी वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। ठीक है, जहाँ पे एडवांस फिजियोथेरेपी टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे इसका यूसेज जो है या इसके इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी कम है। लेकिन जो मायोफेशियल रिलीज थेरेपी एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर पूरी किताब है, तो वो हमने पढ़ी है और हम उसको मानते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में मालिश और फिर वहाँ पे मायोफेशियल रिलीज थेरेपी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आर्थराइटिस से मेरा बड़ा अहम रिश्ता है, क्योंकि मेरी मदर इसकी पेशेंट है, और जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं उनसे मुझे बड़ी हमेशा शिकायत रहती है। मुझे जो बेसिक उनसे शिकायत है वो ये है कि वो जब नुस्खा लिखते हैं, जब अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसके ऊपर वो सारी डिटेल्स लिखते हैं, इतने बजे गोली खानी, इतने बजे, इतने बजे, इतने बजे। उसको जब दोबारा आप दूसरी तरफ पलटते हैं, जो एक सादा कागज़ का हिस्सा होता है, उसके ऊपर इतनी सी जगह पे लिखा जाता है वर्जिश करें। ना वो आपको बोल के कहते हैं कि वर्जिश करनी है, और ना जो है हमारे यहाँ इतना एम्फसाइज है, ना जब आप नेक्स्ट दफ़ा उनको दिखाने के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि वर्जिश की, वॉक की, ये किया, वो किया। दे आर नॉट कंसर्न्ड। उनको कंसर्न है कि ये बंदा दवाई ले ले वक्त पे, और जब इस हमारा विजिट हो तो ये आए और 5,000 रुपये फ़ीस जो है वो बाहर भर के दोबारा से चला जाए। वर्जिश जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इन बीमारियों में। स्पेसिफिकली मैं आर्थराइटिस का इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्थराइटिस में वर्जिश या फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी होती हैं कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कभी कभी। बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस तक जहाँ तक वो उसकी बात की जाए, तो
इट्स सेम काइंड ऑफ डायबिटीज़, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें इन्फ्लेमेटरी फूड, वो फूड जो आपके जिस्म के अंदर सोजिश बढ़ा रहा है, वो फूड जो आपके जिस्म के अंदर ओबेसिटी बढ़ा रहा है, उसको आप अपने आप से दूर रखें और अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें ऐड करें, वो एक्सरसाइजेज ऐड करें, वो प्रिकॉशंस ऐड करें जो आपकी नी के ऊपर से स्ट्रेस को हटा रहा होता है। ठीक है। आप ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी जो कॉमन है वो नी के जोड़ में ही कॉमन है, और आपकी वालदा को भी मेरे ख्याल से नहीं, उनको पूरी बॉडी में वो पर रेमाटॉइड आर्थराइटिस है, तो वो जेनेटिकली आता है। उसमें डॉक्टर जो है वो कुछ भी, डॉक्टर अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन की जहाँ तक बात की जाए, देखिए कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो चाहता हो कि मेरी दवाइयों की वजह से या मेरी इलाज की वजह से मेरे मरीज़ को नुकसान पहुँचे। हर बंदा इस इंटेंट से काम कर रहा होता है कि उनको फ़ायदा हो, लेकिन चूँकि हमारे डॉक्टर्स में भी काफ़ी सारे ओल्ड स्कूल वाले हैं जिनको आज तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है ख़ुद भी कि कितना बड़ा रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस में सोजिश को कम करने के लिए, जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए जो एक्सरसाइज का रोल है। इसमें काफ़ी बड़े नाम हैं आजकल इस्लामाबाद में जिनके क्लिनिक्स सिर्फ और सिर्फ आजकल वर्जिश के बिना पे ही चल रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर टीम्स रखी हुई अपने साथ फिजियोथेरेपी की, जो कि उनको वर्जिश गाइड कर रहे होते हैं, उनको फिजियो गाइड कर रहे होते हैं। सही। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो है एक्सरसाइज का। हम हमेशा जाते हैं एक्सट्रीम पे, जब भी कि कोई डॉक्टर के पास पेशेंट आ रहा है तो वो उसको स्टीरॉइड्स लास्ट की मुना पे जाता है। हाँ, उससे पहले नहीं जाता, एंड पे जाएगा, एक्सरसाइज को स्किप करके, फिजियो को स्किप करके, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन को स्किप करके स्टीरॉइड्स पे जाएगा, बिल्कुल हाई डोज पेन किलर पे जाएगा। लेकिन उससे पहले जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है वो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। देयर आर ऑलवेज स्टेप्स, हमेशा दर्जे होते हैं इलाज के, जैसे एक बीमारी के दर्जे होते हैं। अगर उस दर्जों से गुजर के एक बंदा ऑपरेशन तक या स्टीरॉइड्स तक जाए तो वहाँ पे हमें एतराज़ पर नहीं है, लेकिन जब वो सारे स्किप करके पहला स्टेप है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपने आप में प्रिकॉशंस, वो सारे हरकतें नहीं करनी, गलत हरकतें नहीं करनी जिससे आपके जोड़ के ऊपर स्ट्रेस आ रहा होता है। उसके अलावा एक्सरसाइज, और देन नेक्स्ट स्टेप में जो है फिर आपके पास मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स आती है जिसमें इंजेक्टेबल्स होती है, फिर उसके बाद एंड में जाके स्टीरॉइड्स एंड सर्जरी आती है। फिर सर्जरीज में भी ये जो गलत रखते हैं, इस पे मेरा सवाल है आपसे। वापस आते हैं मुजाहिद साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है सर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप सर? ठीक है जी, अल्लाह का एहसान है। डॉक्टर साहब मैंने पहले भी कॉल की थी 9 मई वाले दिन जिसमें प्रोग्राम में, तो मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि मेरे बेटे को है माइस्थेनिया ग्रेविस, उसका मैं फिजियोथेरेपी के हवाले से भी करवा चुका हूँ। इधर हमारे फैसलाबाद में मुजाहिद हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं वहाँ उधर से, और डॉक्टर उमेर विरक हैं, और डॉक्टर लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी टेस्ट करवाए हैं, और ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट के और एबी चीज के टेस्ट मैंने शिफा से करवाए हैं। तो मुझे ना प्रॉपर अपने बेटे के लिए कोई इलाज नहीं मिल रहा कि मैं उसको क्या करूं। उसको चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब मैं उसको कहीं बाहर भी लेके जाता हूँ तो वो ज्यादा चलता नहीं है, घर में सिर्फ जाता है, चलता फिरता है, स्कूल जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ लेता है, ठीक है, एक्सरसाइज करता है, भाइयों के साथ हल्की फुल्की रेसलिंग भी खेलता है। तो मैं ये चाह रहा था कि प्लीज मुझे कोई मेरे बेटे के लिए किसी तरह से भी काइंड। मुजाहिद भाई एक सेकंड रुकिएगा, आप कोई सवाल पूछना चाहे डॉक्टर साहब? बच्चे की एज आपने बतानी है, उम्र कितनी है बच्चे की? सर 7 साल 5 माह। और फैमिली में ये डिजीज पहले तो किसी को नहीं थी, ये बीमारी पहले किसी को नहीं थी सर, ये हमारी खानदान में किसी को भी नहीं थी। मिसेज मेरी को मैंने उस दिन भी बताया था कि आपकी मिसेज आपकी कजन है? जी सर, मिसेज मेरी मामू की बेटी है। बताया था उसने। ठीक है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई कॉल करने के लिए। माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि वो कंजेनिटल डिजीज़ है, खून के अंदर आ रही है, तो कंजर्व मैरिजेस जो है सबसे बड़ा इसमें रीज़न है आजकल जो। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस को आपने लाइफ टाइम लेके चलना पड़ता है। उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होती है जो कि बेसिकली आपको करनी होती है। उसमें आपको थोड़ा सा सीना और जिगर बड़ा करना पड़ता है। उसमें अपने पेशेंट को इनकरेज करना, पेशेंट की प्रॉपर गाइडलाइंस करना, और साथ साथ जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जैसे ऐसे वो कह रहे हैं कि तकलीफ भी होगी फिर भी करानी पड़ेगी, फिर भी करानी पड़ेगी। और एक्सरसाइजेज जो है वो
उसमें वो हल्की पुल्की नहीं होनी चाहिए, वो जैसे प्रोटोकॉल से उसमें थोड़ी तकलीफ होगी इनके वालिदैन को रोज़ाना उनको कराने पे या उनको रोज़ाना लेके जाने पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसमें जो इफ़ेक्ट्स है वो तभी आएंगे जब कंसिस्टेंसी के साथ फॉर ईयर्स एक्सरसाइजेज होंगी, जैसे एक बॉडी बिल्डर करता है। तो इस अगर वो इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा रहे एक्सरसाइज को, तो फिर माइस्थीनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स है वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तो अगर आपने इस सिम्टम्स से छुटकारा पाना है तो यू शुड गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेज हो, हल्की पुल्की वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज हो, बॉडी वेट की एक्सरसाइजेज हो, और साथ साथ पेशेंट को सोशल रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारे का साइकोसोमेटिक फैक्टर भी होता है। साइकोसोमेटिक फैक्टर कि जितना ये बच्चा अकेला महसूस करेगा, जितना जो है ये सोसाइटी से साइड पे होगा, इतने ही इनके सिम्टम हो सकता है बढ़ जाए। डॉक्टर साहब वापस आके मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, मैं जब स्कूल में भी था, क्लास में भी था, तो मैं ये करता था कि बहुत जब ड्राइव तो सब कुछ होना शुरू हो जाता था, तो मैं कोई चुटकुला क्लास में छोड़ता था। तो मेरे टीचर कहते थे कि हुमायूं का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास में, क्योंकि हुमायूं जो है ना सबको खुश रखता है, तभी चलते। तो वापस आके मैंने आपसे पूछना, आपके घर में सरबराह कौन था? पठान भी है मेरा ख्याल है। हाँ, अब आपसे पूछेंगे कौन था। वैसे मुझे अंदाजा है कौन होता है पठानों फैमिली में, कौन सरबराह होता है। अभी अपने बताना, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मैं अपना जो फिजिकल एक्टिविटी उसके हवाले से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन पूछेंगे कि इनके यहाँ कौन होता है। तो आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा और हसनैन साहब के साथ एक और नाम करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आप पूछते हैं डॉक्टर साहब कौन है? आप पठान है तो घर में सरबराह कौन था? किससे पूछा जाता था कि ये कर लें ये ना कर लें, या सब मादर पिदर आजाद थे? नहीं, बेसिकली सरबराह हमारे यहाँ वालिद साहब ही होते हैं, जिससे अच्छा। सारी चीज़ें जो है अम्मी भी उनसे पूछती थी। हाँ, वो हमारे यहाँ चूँकि कल्चर भी है और हाँ, ये मुझे अंदाजा था, हमारे मज़हब का भी हिस्सा है, तो इस वजह से। अबू सख्त थे बहुत? वो तो हमेशा पठान अब्बू होते हैं हमारे हमारी जिंदगी में, हमेशा पठान अब्बू होते हैं, हमेशा पठान अब्बू होते हैं। ये मैं हसैन भाई रिलेट छोड़ती नहीं गलती, हम पकड़ लेते हैं, लेकिन आपके अब्बू बहुत सख्त है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ जिस दिन हमें मार नहीं पड़ती थी वो हमारे लिए ईद का दिन और मार किस चीज़ से पड़ती थी? हसैन तो पठान है, किस चीज से पड़ती थी? किस चीज से पड़ती थी? बेसिकली मार जो है वो शरारती तो हम थे वैसे भी, लेकिन हसैन भाई कहते पठानों में जो चीज़ हाथ में आ जाए। हाँ, वो फिर नहीं देखते, लेकिन वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था। हाँ। तो वाले साहब को पता भी नहीं होता था, और मैं किसी और गांव में जाके जो है क्रिकेट खेल रहा होता, तो जब वापसी होती थी, लेकिन उस मार खाने के बाद भी मैं फिर भी चला जाता था। ढीठ से आप मेरी तरह ढीठ। अम्मी से डर लगता था? नहीं, वालदा के साथ अच्छी इंटरेक्शन अभी तक। और अभी आप शादीशुदा हैं? हाँ, आप किसका रूल चलता है, बेगम का आपका? ये बातें टीवी पे तो नहीं जब हम समझ गए आपका कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब जिम की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे माएँ होंगी जो देख रही होंगी, या उनके बच्चे भी देख रहे होंगे, जब जिम का बहुत ट्रेंड हो गया, अब बाहर नुक्कड़ पे आपको मैं कुछ और कहने लगा था, वो मिले ना मिले, लेकिन आपको जिम जरूर मिलेगा। पहले तो हर नुक्कड़ पे मस्जिद मिला करती थी, लेकिन अब हर नुक्कड़ पे आपको जिम एक जरूर मिलता है। सो हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रिलेशन भी बनाना चाहिए। मुझे देखा है शोल्डर पेन आ जाए, कुछ आ जाए, तो हम नहीं जाते, और वो एक्सटेंड होती जाती है इतना कि आपको बेड तक पहुंचा देती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, और स्ट्रेच और वार्म अप करना एक्सरसाइज से पहले भी? ज़्यादातर इंजरी जो है, जहाँ तक आपने जिम की बात की, तो जिम जो है उसका जो मिसाल है हमारे अंबिया कराम की ज़िंदगी से हमें मिलती है, मुशक्क़त है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जिम जो है बहुत बेस्ट चीज़ है। हमारे जो जितने भी बुज़ुर्ग जो घर पे है, उनको से भी हमें जिम ही कराना चाहिए। हमारा क्या रूल है कि हम उनको ट्रेडमिल पे चढ़ा लेते हैं, घंटों घंटों लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से फैक्टर्स हो जाते हैं ट्रेडमिल पे। हाँ, तो उससे बेहतर है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिम जो है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जो इंजरीज़ की आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इशू जो है, वो चाहे जवानों में है या चाहे हमारे बड़े हैं उनमें है, वो रीज़न है डिहाइड्रेशन का। देखिए, सो ट्रू, ठीक है, सो ट्रू।
मेरे पास जितनी बोतल लेके जाते हैं पानी की जिम में, और वो भी सिर्फ जिम में ही पीते हैं। नॉट ओनली जिम, हम अपने अगर अपने बड़ों को देखें अपने घर के अंदर, तो वो उनसे अगर आप पूछे कि आपने आज कितनी गिलास पानी पिए, कह रहे 1 गिलास, वो भी खाने के दौरान। तो डिहाइड्रेशन की वजह से अगर मेरे पास 50 पेशेंट दिन के आ रहे हैं तो उसमें से 45 पेशेंट डिहाइड्रेशन की वजह से उनको कमर का दर्द या शोल्डर का दर्द निकला होता है। एग्रीड। अब मसल्स के अंदर, पट्टों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी क्वालिटी डाली है कि ये अल्लाह ताला ने 2 ऐसी चीज़ें हमारे जिस्म में रखी है जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर रही होती। एक दर्द है, अगर दर्द हमारे जिस्म में ना होता तो खुदा ना ख्वासा हमारे हाथ पाँव टूट जाने में अंदाज़ा ना होता। द सेकेंड थिंग इज़ पट्टों का खिंचाव। पट्टों का खिंचाव हमारे जिस्म में हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि आसपास के जोड़ों को, आसपास के मसलों को कोई नुकसान, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब पट्टों का खिंचाव सबसे ज़्यादा किन केसेस में होता है? डिहाइड्रेशन में होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, उनको पेन किलर की तरफ लेके जाना, उनको जो है बेजा की ट्रीटमेंट, स्ट्रेचिंग्स, एक्सरसाइज, वो सब चीज़ों को आप साइड लाइन पर रख के आप सिर्फ उनकी हाइड्रेशन को बेहतर बनाएं। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल। मेरा खुद ट्रेनर जो है वो मुझे पानी की बात ने जो है वो जिम के हवाले से बात की, हमने बुजुर्गों के हवाले से भी बात की, यंगस्टर्स के हवाले से भी बात की, बच्चों के हवाले से कोई बात नहीं करता। हम लोग जब बच्चे थे बहुत आउटडोर गेम्स खेला करते थे, अगर इंडोर भी होती थी तो फिजिकल एक्टिविटी, किश खेल रहे हैं, चिंजो खेल रहे हैं, घर के अंदर भी खेल ली जाती थी। अब वो एक्टिविटीज़ नहीं है। हर घर में एक एक बच्चा है, वो भी उसके पास एक इतनी सी डिवाइस है जो उसको गिफ्ट कर दी जाती है 3 साल की उम्र में, और वो अब उसके साथ चिपक नज़रों के सामने रहे लेकिन बाहर ना जाए, बाहर ना जाए, नज़रों के सामने रहे। ठीक है, कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन दिस डजंट मीन चिंजो आप अकेले भी खेल सकते हैं। हम अकेले भी खेला करते थे। आजकल बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, उनमें भी मसाइल होना शुरू हो गए हैं कि जी कमर में दर्द है, अब गर्दन में दर्द है, अब बाजू में दर्द है। मैंने किसी बच्चे को बगैर टेक के बैठे नहीं देखा। आप थोड़ी देर उनको बैठाओ, वो कहते हैं हमें प्रॉपर चेयर चाहिए, पावे आप नीचे बैठे, हमें प्रॉपर चेयर चाहिए जिसके पीछे बैक होनी चाहिए। ये मसले जो हैं वो किस तरह ख़त्म हो सकते हैं कि बच्चों को भी जिमिंग की तरफ लेके जाए या एरोबिक्स की तरफ, किस तरफ उनको लेके जाए कि ये मसले ख़त्म हो? बेसिक जो लैक ऑफ मोटिवेशन है ना, जो कि पेरेंट्स में आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ना वो जिम जा रहे हैं, ना कोई गेम खेल रहे, तो वो तो एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों के इस बिहेवियर को। उसके साथ साथ जो बच्चों की एर्गोनॉमिक्स है, जहाँ पे वो जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, जिस सोफ़े पे बैठे हुए हैं, या जिस स्कूल में जो उनको चेयर प्रोवाइड हो रहा है, क्या वो चेयर बच्चों के पोस्चर के मुताबिक है या नहीं, उसकी हाइट, उसकी गर्दन की हाइट, उस टेबल की हाइट, वो सारी चीज़ें बच्चों के पोस्चर के मुताबिक है या नहीं है। थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्कूल बैग्स। स्कूल बैग्स आजकल आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा हैवी। अलग कंधा चाहिए, अलग कंधा, एक अलग बंदा चाहिए। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बच्चों में मेरे पास चूँकि क्रिकेटर्स का फ्लो ज़्यादा है, मैं जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में क्रिकेटर है सारे मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आजकल जो अंडर 14 के क्रिकेटर है, अंडर 16 के, जहाँ पे इंजरी का नाम निशान नहीं होता था पिछले वक्तों में, आजकल सबसे ज़्यादा इंजरीज उन बच्चों में आ रही है। डाइट, हाँ, डाइट, तो डाइट भी फैक्टर है। दूसरा, उनकी बायोमैकेनिकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होती। वो चाहे हम अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती समझे या अपने उनके वालिदैन की गलती समझे, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि अंडर 14, अंडर 16 पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक बच्चा है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए अंडर 16 में आया हुआ था और उसकी 2 डिस्कें निकली हुई थी। एंड आफ्टर एनालिसिस जब हमने किया तो ही वॉज फ्लैट फुट, और आज तक टीम के डॉक्टर को या जो भी मैनेजमेंट थी उनको पता ही नहीं था कि ये फ्लैट फुट है। मैं लिटरली मैंने देखा है 1.5 पाव का बच्चा, 1.5 पाव का बच्चा, और उसका इतना वजनी बैग तो वो यूं था ना, बैग पीछे से खींच रहा, वो अपनी तरफ को आगे खींच रहा। तो मुझे लगा इससे बेहतर था ऊंट को भेज दें आप इसके साथ। इतना वजनी बैग, अल्लाह माफ करे, 1.5 पाव का बच्चा उठा रहा है। हम जैनों के पास खाने पीने का तो आपको मुझे लगता है पूछने की जरूरत है, शौक बहुत है। पठानों को होता है शौक, आपको बहुत शौक है गोश्त हो तो ज़्यादा गोश्त हो। तो हम क्या बकरा से बकरा लें आज आपके लिए। आप आपको लेके चलें किचन में और वहाँ पे हमने खाना बनाया। आज डॉक्टर साहब किचन, लेकिन आप पे हराम है, आपने चखना नहीं है सिवाय से मेरे अलावा कोई चख नहीं सकता। आप आ जाए मेरे साथ डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको कुछ पकाने का भी शौक है, कुछ पका लेते हैं? मुझे नहीं लगता पका लेते। स्टूडेंट लाइफ में तो 5 साल खुद ही पकाया है। इधर आइए, क्या क्या पका लेते थे? इधर सामने आपने देखा तो काबली पुलाव आप बनाते हैं, घर में बनता है आपके घर? सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। कहाँ रहते, कहाँ? I8 में। तो फिर अगर मुझे कभी दिल हो तो मैं आपसे कहूँ 1 प्लेट काबली पुलाव दे दें भाई। हम दोनों होटल से मंगवाएंगे। होटल से? यार ये क्या बात है। ये नान, आज नान वो बहुत मजेदार वाले नान आए हैं और 4 पीस नान के मेरे हैं एज यूजुअल।
ये मैं खाऊंगा। खोलो इसे अगर आपकी इजाजत हो। अच्छा आप उनको यहाँ पे आना है, आप साइड पे हो जाओ। नहीं मुझे उसने नहीं कहा, आपको कहा उसने। अच्छा चलो। हाँ आप मुझे ना करो इस तरह। ओए ये देखिए डॉक्टर साहब जी, ये नाइंसाफी है कि नहीं है कि कह रही है साइड पर हो जाए आप लोग, मुझे काम करने दें। और ओहो हो, मुर्गी जो है वो खुद भी खुश होगी कि वो इतनी प्यारे पतीले के अंदर जा रही है। जी जी। कुड़ची सी भर ली हमने। माजिद भाई आपको पता हो कुड़ची क्या होती है ना? कहाँ के आपको ऐसा नहीं पता हो कुड़ची? कुड़ची ऐसे भरते हैं आप, यूँ जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप कुड़ची भरते हैं। हमारी मेरी अम्मी कहती हैं। हम भी इसको कुछ कहते हैं लेकिन अब इससे ये बोल के ना मुझे भुला दिया। हलीमा मेरी अम्मी कहती थी, ये हमारी ज़बान में मेरी अम्मी कहती थी खबर, अब क्योंकि मेरी अम्मा बड़ी देसी थी, कहती खबरदार किसी ने कार गच्छी तक कुड़ची परी कोई रोटी देखिए, यानी कि किसी की जाके अच्छा किसी के घर जाके नदीदापन नहीं करना। नहीं कुड़ची नहीं भरनी, क्योंकि वो कहेंगे फकीर ने रोटी पहली बार देखी है। और हमें देखी भी तो पहली बार होती थी हमारे। नहीं पहली बार नहीं देखी, हम ऐसे देखते तो ये तो अभी तक ऐसे ही देखता है खाने को जैसे इससे पहली बार देखा और आखिरी बार भी देख रहा है, इसके बाद नहीं, है ना ज़ैनब? यार ये हो सकते हो, जिंदगी मौत का पता है। और जो चीज नहीं खाते वो खाते भी हैं। जो चीज का ये 5 दिन कह रहा होता है ना, 5 दिन से मैं तो नहीं खाता, वो ये सबसे ज्यादा खा रहा होता है। इतनी बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। नहीं मैं तो कोई बदतमीजी डॉक्टर साहब क्या सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं या बनाते हैं? बनाने में पुलाव ज्यादा अच्छा बना लेते हैं और खाने में दुम्बा खाते हैं। दुम्बा खाते हैं डॉक्टर साहब, अगर आप ना भी बताते बता कि आपने दुम्बे को बहुत खाया है, दुम्बे का कुछ नहीं छोड़ा आपने। डॉक्टर साहब चर्बी पसंद है आपको? चर्बी ज्यादा शौक से खाते हैं, चर्बी सेहत के लिए अच्छी है। डॉक्टर साहब मुझे ये हर डॉक्टर कहते हैं कि चर्बी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो क्यों कहते हैं? बेसिकली फैट में भी हमारे पास टाइप्स है। हाँ। तो गुड फैट एंड बैड फैट। हाँ, जो हमारे पास जो फैक्ट्री प्रोसेस्ड घी हो गया, ऑयल हो गया, ये वो सारे फैट है जो कि हमारे लिए दिल के मसाइल और ब्लड प्रेशर के मसाइल अच्छे नहीं है हमारे लिए। और बाकी जो चीज़ हो गया, देसी घी हो गया, ऑलिव ऑयल, तो ये काफ़ी बेहतर है हमारे लिए। इवन ये दुम्बे की चर्बी भी। डॉक्टर साहब कोई हल्की फुल्की डेथ हुई है आपकी ये देख के? मज़ा नहीं मुर्गी के इतने फैन नहीं लग रहे मुझे। नहीं वो खाते पीते घर खा लेते हैं। नहीं पर आपको हम ऐसा मौका नहीं देंगे, इंशाल्लाह हम इसे खुद खाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब आपको भी चेक करेंगे। खीर मीठा पसंद है आपको? ये क्या कर रही है? मीठा थोड़ा कम। मीठा कम, मुझे मीठा कम पसंद है, मुझे मीठा तो ज़्यादा नहीं पसंद। अब कोयले का जो है वो जी दम लगाने लगी है ज़ैनब, आप फरमाएं क्या कर रही हैं आप? मैंने इसके ऊपर ये किया है कि दही मैंने पोर कर दिया है और इसके ऊपर अब हम दम लगाएंगे, अगर तो ये प्लेस हो जाए इस पर, ठीक है। और हमने ये नहीं हमने कोयला डायरेक्ट नहीं रख सकते ना। नहीं मुझे वो वाइट प्लेट यार, इसकी तो मैंने वीडियो बनानी है। देखिए क्या होने लगा है, ऊपर से कैमरा मार दो थोड़ा सा। ओए होए, बस ये इस तरह से दम हो जाएगा जालिम। बस उसका जो कोयले का टेस्ट है वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया कि ऊपर से मतलब हमने इसको पकाना नहीं है दही को, हमने इसके ऊपर से पोर करना है और ये कच्चा कच्चा दही जो है इसी के ऊपर से रेसिपी डालना है, ठीक है। तो स्मोकी योगर्ट और साथ में हमारी ये फिरनी है रेडी हो गई है। इसके भी मैं अब बोलने बड़ा शौक था मुझे बचपन में कि मैं की रेसिपी बताऊं, पर मैं बिल्कुल नहीं दिल मेरा। आप बताओ रेसिपी। मैं बता देती हूँ, पहले मैं फिरनी निकाल लेती हूँ, आप निकाल के इसमें डाल दें। हाँ जी, मैं रेसिपी ठीक है जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। स्मोकी योगर्ट चिकन के लिए यहाँ पे ज़ीरा जो है साबुत मैंने लिया है 2 चाय का चम्मच, साबुत धनिया भी 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत 20 अदद ली है, लौंग 5 अदद, सब्ज़ इलायची 3 अदद, साबुत लाल मिर्च 6 अदद, अदरक इसमें मैंने 1 इंच जो आपकी पेस्ट इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये सब का जो है पेस्ट बनना है, तो ये भी साबुत जो है मैं यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन के जवे इसमें साबुत ही 6 अदद जाएंगे, प्याज आधा कप, मतलब आप इससे 1 प्याज ले लें दरमियाने साइज़ का, पानी 4 खाने के चम्मच, टमाटर 2 अदद। ये जितने भी साबुत मसाले हैं इनको आपने पैन में एक टॉस कर लेना है, उनको थोड़ा सा भून लेना है और सबको आपने पीस लेना है, ठीक है। नमक इसमें हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन यहाँ पे 750 ग्राम मैंने यूज़ की है, आप 1 किलो भी ले सकते हैं। तेल इसमें 1/3 कप जाएगा, सब पुदीना सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च जाएगा और कोयला आखिर में जो धुनी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं रेसिपी बाद में शेयर कर देती हूँ, प्रोसीजर उसका। शाही फिरनी की रेसिपी बता देती हूँ। मिक्सचर जो है यहाँ पे शाही फिरनी का चावल 1 कप मैंने लिए और दूध भी 1 कप लिए, इन दोनों को जो है भिगो लिया 1 घंटे के लिए। हाँ, और फिर उसके बाद उसको ब्लेंड कर देना, ठीक है। शाही फिरनी में जो दूध है 2 लीटर गया है, बादाम 1/4 कप गया है, पिस्ते 1/4 कप, काजू 1/4 कप, खोया 300 ग्राम गया है, क्रीम इसमें 1/2 कप, शक्कर इसमें चीनी नहीं जाएगी, शक्कर जाएगा 2 कप, इलायची पाउडर 1 चम्मच, चांदी का वर्क हस्बे ज़रूरत और ज़ाफ़रानी मतलब
अगर उस पर ज़ाफ़रान का है आपके पास स्ट्रिंग्स तो वो ऐड कर लें, वरना आप एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी प्रोसीजर जो है मैं बता देती हूँ कि स्मोकी योगर्ट चिकन का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से है कि ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत काली मिर्च, इलायची, लौंग, साबुत लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, इन लहसुन के जवे, पहले तो जितने भी साबुत लाल मिर्च तक आपने इसको पैन में टॉस कर लेना है, बहुत अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि मसाला अगर बहुत अच्छे से भून लिया है तो आपने ये चीज़ करनी है कि आपने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और ये मसाला आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है और आपने जो चिकन है उसको 1 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करके रख देना है। फिर जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो आपने ऑयल लेना है पैन में और आपने वो मिक्सचर जो है चिकन पे जो लगाया था वो आपने ऐड कर देना है। जी मैंने रेसिपी सारी बता दी। आप खीर में बहुत ज़्यादा फिरनी में जो है मगन थे इसलिए आपको आइडिया नहीं हुआ। तो और फिर उसके बाद जैसे ही आप देखें कि ऑयल अलहदा हो गया है तो थोड़ा सा दही उसमें जाएगा, ज़्यादा दही ऐड नहीं होगा, बाकी दही हमने बचा लेना है और हमने उसके ऊपर डिश आउट कर देना है जैसे मैंने आप लोगों के सामने किया है। और उसके ऊपर आपने कोयले का दम लगाना है, प्याज, धनिया, पुदीना डाल के, तो कोयले का दम लगा दें फॉर 5 मिनट्स। मिसेस शकील है जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हलीमा ठीक है आप? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपके जुबान पे भी मेरा नाम आ रहा है, हर जुबान पे मेरा नाम, हर जुबान पे। बिल्कुल बेटा, आपका नाम जुबान पे है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया, आपको कामयाब करे, आमीन। बड़े अरसे बाद आप लोगों से बात हो रही थी क्योंकि आपकी कॉल ही नहीं लगती। ओहो, कोई मसला नहीं, आज तो होगी। मिसेस शकील, आपके घर में, अम्मी अबू के घर में कौन सरबराह था? किसकी ज्यादा हुक्मरानी चलती थी और अब किसकी चलती है? अम्मी अबू के घर में चलती थी अम्मी की। अच्छा, ठीक हो गया, बड़ा आपने सोच के बताया। क्यों? मैंने कंपैरिजन किया ना जरा। अच्छा। और यहाँ पे मेरे घर में चलती है मेरी। अच्छा, हस्बैंड की? हाँ जी। नहीं, आपकी चलती है, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। हमायूं आपकी गराई हूँ तो फिर मैं। हाँ जी जी, मरी वाली अल्लाह माफ करे, मेरी मरी की औरत और उसकी कुमरानी न चलती हो, इंज हो नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं आप यकीन करें, बड़े डाढ़े हैं वो। आप कभी मुलाकात हो तो आपको अंदाजा। तो हम थोड़े डाढ़े, हम मरी वाले थोड़े डाढ़े, वो शेर तम सवा से हो सकते, वो भी मरी वाले हो। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कॉल इसलिए किया, एक तो प्रोग्राम जबरदस्त है आपका, बहुत शुक्रिया, अल्लाह तौर का मैं आप करे। और दूसरी बात, हमायूं की जो बातें होती हैं बिल्कुल ठेठ गराइयों वाली, नहीं रहा जाता। और दूसरी बात कि आपने जितना भी फिरनी चेक की, इतना मजा आया देख के आपको। नहीं, वो ऑन स्क्रीन तो नहीं था। ऑन स्क्रीन था और मैं बताने लगी थी, मैंने हुमायूं को कहा कि चखो ना, चख के बताओ, तो हुमायूं ने उसी तरह चख लिया। तो मुझे याद आया कि हम जब घर में होते थे और खीर या हमने तो देसी कभी ऐसे ना धोई भाई, हम तो ऐसे ही खाते थे, खुरचन खाते थे और उसके पीछे जो है ना वो लगी हुई होती थी कि कौन खाएगा और ज्यादा। हाँ, यही चीजें जो है ना वो आपके प्रोग्राम को सबसे मुनफरिद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस ये है कि नतीदापन भी है हल्का सा, मुनफरिद के अलावा भी मुझे, मैं रोटी देख लूं, मुझे लगता है मैं पहली बार देख रहा हूँ रोटी। अच्छा, मेरी बेटी होती है, मेरी बेटी पाकिस्तान में नहीं होती, तो उनने कल वो पाकिस्तान जब उनने लास्ट मंथ विजिट किया तो उन्होंने देखा कि मैं आपका मॉर्निंग शो कितनी शौक से देखती हूँ। तो वो जब वापस गई अपने घर तो मुझे उन्होंने कल फोन पे पूछा कि आपकी गराइयों से और हलीमा से बात हुई। मैंने कहा बेटा वो तो मैं, आप जब पाकिस्तान में थी उससे पहले हुई थी बात। कि ओह, उन्होंने इतना अफसोस किया कि हलीमा और हुमायूं ठीक है, कैसा जा रहा है उनका प्रोग्राम। मतलब मैं तो हमारी तरफ से बहुत, तो हमने यूके में भी मशहूर कर दिया। आपने मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम देना है उनको। सलाम। और एक कर्ल क्रीम है जो मुझे मिल नहीं रही है, अगर वो आती भी आए अगली बार तो लेती भी आए, कोई मसला नहीं, मुझे मैं बेशरम से ले लूंगा। जरूर बेटा, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वली भाई जी, वली भाई सजा रहे आपने ज्यादा खाना, मुझे लग रहा है, मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं सब। अच्छा नादिया, बड़े मजे की बात है, संजीदा बात शायद थोड़ी सी होने लगी है। मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था, मुझे अम्मी ने इतनी दफ़ा ये बात की थी तो बेइज्जत किया मैं, नानों ने, अम्मी ने, खालाओं ने, कि तुम बड़े नदीदे हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद
मुझे लगा मेरे से ज्यादा भी कोई खामोशी तारी हो गई है। तुम भी रोटी देख के इतनी नदीदी हो जाती है। नाराज नहीं होती है, सर में ना मुझे आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही, चलो कोई नहीं थी, कोई खास बात भी नहीं थी जो कम आई है। पर कैसी हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र ठीक है। हो गया काल मिलाते आप जाके उन्होंने काल मिलाई है। मैं कह रही थी आपकी उम्र भी हो गई है तो कोई गोडो गिट्टो का मसला डॉक्टर साहब से पूछ लो। नहीं अल्लाह का शुक्र है ठीक। वो ना डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दोस्त है, उसका बेटा 7 साल का। अच्छा ठीक है, नहीं वो ठीक है। हाँ? जिस्मानी बिल्कुल नहीं ठीक, ऐसे हिम्मत ही नहीं है उसके जिस्म में ना, बेजान जिस्म है। खुद चीज पकड़ के नहीं खा सकता, खुद बैठ नहीं सकता। 2 बेटियां उसके, दोनों नहीं ठीक। तो बेटियां जो है ना वो दोनों ठीक है। अच्छा बेसिकली अभी तो उनका ग्रोइंग वो है एज है, लेकिन कोशिश करें कि वो करीबी कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हो तो आप जरूर उनसे एक दफा चेक करा, इस्लामाबाद सारी जगहों पे ले गया पूरे पाकिस्तान तो में। क्या नादिया डॉक्टर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बात अल्लाह की तरफ से ऐसा। अच्छा तो थोड़ा सा कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह हो तो, अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री इस्लामाबाद अगर आप आए तो एस्थेटिक क्या नाम है? इस्लामाबाद एस्थेटिक्स एंड थेरेपी, इस्लामाबाद एस्थेटिक थेरेपी है I8 में। डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं, उनके पास लेकर आ जाए। डॉक्टर साहब मुझे बड़े अच्छे और भले इंसान लग रहे हैं, पैसे भी नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा वाली भाई हमारे घर में ना मेरे बड़े भाई था ना चल रहा है। अच्छा वो जो भी काम करते हैं ना नहीं करते, जो भी हम कहते हैं कि ऐसे करना कहते हैं ठीक है, ठीक है। जाना और जरूरत हो के हमने जाना कहते हैं ठीक है, मना नहीं करते यार। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। हालांकि मना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन पर चलो अब तो होगी गलती, गलती का अजाला तो अब यही है कि अब मना शुरू। कौन सा दिन? कोई भी दिन। ख्याल रखो, सलामत रहो। सबको सलाम कहना ठीक है, पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत सलाम, अम्मी को सलाम, आपकी अम्मी को सलाम, मेरी अम्मी को सलाम, आपकी अम्मी को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच ज़ैनब। हम अपनी सीटों की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक ट्राई ना करके चला जाऊं, चेक कर लूं कैसा बना है। मुझे पता था कि इससे नहीं जाना है, ये किए बगैर इसकी डेथ हो जानी थी अगर ये चला जाता तो। चले मजेदार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच। यार वैसे बड़ी ज़्यादती है। आपको आई एम रियली सॉरी, हमने कुछ भी टेस्ट नहीं कराया है क्योंकि हुमायूं से और इंशाल्लाह हम ये कायम रखेंगे, आप कराएंगे भी नहीं टेस्ट। तो खाना बहुत कम होते हैं और आपको देख के मुझे लग रहा है ये जो 2 नान हमने लाए ये तो गए आए मेरे लिए कुछ ना बच्चा। और ये खूनख्वार लोग हैं, आपको पता है ये भी खा जाते होते हैं। बड़ी बचत की खाना हम बड़ा सिक्योर रखते हैं, जो नीचे आपने गार्ड देखे वो भी ऊपर आ जाएंगे खाने की रखवाली के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे बात करके यकीनन बहुत अच्छा लगा। आज आपने बहुत सारी गिराएं जो है वो आपने खोल दी हैं आज, और हमें बहुत सी चीज़ें समझ आई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपका कहने के एस्थेटिक केयर I8 में किसी ने भी जाना हो डॉक्टर साहब के पास जाए। अगर आप लोगों ने चेक कराना हो किसी भी एज ग्रुप में या फिर स्पोर्ट्स से ताल्लुक है आप लोगों का, तो जरूर डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं। मेन I8 मरकज में जी इनका क्लिनिक है। हमें यहाँ पे आप हलीमा डॉक्टर साहब मेरी तारीफ में कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दें। इनकी तारीफ में मैं माशाल्लाह आपका सेटअप बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये हमारी टीम की मेहनत है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम लोग जी यहाँ पे आप लोगों से इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे हुमायूं को अपनी दुआओं में याद है। क्या अल्लाह हाफ़िज़। हुमायूं